हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स 2 का, जैसे मैंने मैथ्स 1 का ऑब्जेक्टिव्स, सारे चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव्स का एक वीडियो आपको बना के दिया है। सिमिलरली मैं अभी मैथ्स 2 मतलब जिसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, हम उसके सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स अभी डिस्कस करेंगे। और ये भी 12 मार्क्स के लिए आपको एग्ज़ाम में आता है, तो आपका 24 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव का है वो श्योर हो जाता है। और ऑब्जेक्टिव्स और कुछ एक्स्ट्रा आपको करना नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स मैक्सिमम 99% क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के पीछे से ही आता है। आपको उतना स्ट्रेस नहीं लेना है बाकी का करने का। आप इसी को एकदम स्ट्रॉन्ग करो अच्छे से, इसी पे से क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो PDF मैं इसका भी अपलोड कर दूंगा, आप इसको पढ़ो, मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएगा। एक दो जो सॉल्व वाले क्वेश्चन आते हैं वो चाहिए तो मैं आपको एक्स्ट्रा जो चैप्टर्स में ऐसे आते हैं मैं आपको बताते जाऊंगा, तो वहाँ पे आप लिख लेना। आ जाओ, अभी करते हैं स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है कमीशन, डिस्काउंट एंड ब्रोकरेज। तो इसमें मोस्टली थियोरी क्वेश्चन ही है, एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है जिसका मैं आपको बता दूंगा थोड़े टाइम में। सो देखो, कमीशन, डिस्काउंट, ब्रोकरेज में पहला हम MCQ वाला करते हैं। क्या बोला है? एन एजेंट हु गिव्स गारंटी टू हिज प्रिंसिपल दैट द पार्टी विल पे द सेल प्राइस ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। यहाँ पे जो गारंटी वर्ड है ना, ये गारंटी वर्ड कौन देता है? तो ये गारंटी वर्ड देता है डेल क्रेडिटर एजेंट। कौन देता है इसको? डेल क्रेडिटर एजेंट। इसको हम क्या करते हैं? इसको हम बदले में एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं, जो हमको एश्योरेंस देता है कि मैं तेरा पैसा रिकवर करके दूंगा। तो वैसा टाइप के एजेंट को क्या बोलते हैं? डेल क्रेडिटर। सेकेंड, एन एजेंट हु इज गिवन द पोजेशन ऑफ द गुड, जिसको हम पोजेशन ऑफ द गुड्स देते हैं जो एजेंट को, उसको हम फैक्टर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं उसको? फैक्टर। उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर। नेक्स्ट, जिस दिन द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ द बिल एक्सपायर, जिस दिन बिल एक्सपायर होता है उसको हम बोलते हैं नॉमिनल ड्यू डेट। कौन सा ड्यू डेट? नॉमिनल ड्यू डेट। लीगल नहीं है, लीगल मतलब 3 एक्स्ट्रा ग्रेस डेज आपको मिलेगा, वो नहीं पूछा है। आपको बोला बिल एक्सपायर कभी हो जाएगा, तो बिल एक्सपायर होता है नॉमिनल ड्यू डेट पे। कौन सा ड्यू डेट पे? नॉमिनल ड्यू डेट पे। फोर्थ, द पेमेंट डेट आफ्टर एडिंग 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड को कौन सा डेज बोलते हैं? तो सर इसको बोलते हैं लीगल ड्यू डेट, है ना। 3 एक्स्ट्रा ग्रेस डेज ऐड किया तो लीगल, एक्स्ट्रा डेज ऐड नहीं किया तो नॉमिनल। द सम ड्यू, सम ड्यू को कौन सा वैल्यू बोलते हैं? तो सम ड्यू को बोलते हैं फेस वैल्यू। याद रखना आप, सम ड्यू का दूसरा नाम क्या है? फेस वैल्यू। नेक्स्ट, P किसका एब्रीविएशन है? तो P एब्रीविएशन है प्रेजेंट वर्थ का। किसका एब्रीविएशन है? P प्रेजेंट वर्थ का। प्रेजेंट वर्थ को P से डिनोट करते हैं। बैंकर्स गेन इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन, तो बैंकर्स गेन सिंपल इंटरेस्ट किसके ऊपर देता है? तो बैंकर्स गेन सिंपल इंटरेस्ट देता है ट्रू डिस्काउंट पे। सर क्यों ऐसा? क्योंकि देखो, बैंकर गेन का आपने फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है, TD इंटू N इंटू R अपॉन 100। तो बैंकर गेन इज बेसिकली इंटरेस्ट ऑन विच? ट्रू डिस्काउंट। तो इसके लिए इसका आंसर TD आएगा। क्लियर? अगर ट्रू डिस्काउंट आपको पूछा तो याद रखना प्रेजेंट वर्थ पे निकलता है। बैंकर डिस्काउंट पूछा तो याद रखना सम ड्यू पे निकलता है। ये 3 चीज। नेक्स्ट, द मार्क्ड प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो मार्क्ड प्राइस को लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। अलग अलग नाम है, कैटलॉग प्राइस आया, मार्क्ड प्राइस आया, वो सारे प्राइस को हम लिस्ट प्राइस ही बोलते हैं। व्हेन ओनली 1 डिस्काउंट इज गिवन, जब सिर्फ एक डिस्काउंट देगा आपको, तो कौन सा चीज़ किससे इक्वल रहेगा? तो आपका जो इनवॉइस प्राइस रहेगा दैट विल बी इक्वल टू नेट सेलिंग प्राइस, है ना। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, हमको लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट, एक ही डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस बचेगा उसको हम इनवॉइस प्राइस बोलते हैं। यही इनवॉइस प्राइस आपका कौन सा प्राइस हो जाएगा? नेट सेलिंग प्राइस, बिकॉज इसके नीचे और डिस्काउंट आता है बट वो दिया ही नहीं है ना। तो इनवॉइस प्राइस और नेट सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? आपका सेम हो जाएगा। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्रेजेंट वर्थ। फेस वैल्यू और प्रेजेंट वर्थ का डिफरेंस क्या होता है? फेस वैल्यू का मतलब होता है सम ड्यू, तो सम ड्यू और प्रेजेंट वर्थ का जो डिफरेंस होता है ना, उसे हम बोलते हैं ट्रू डिस्काउंट। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, सम ड्यू और प्रेजेंट वर्थ का जो भी डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रू डिस्काउंट। फेस वैल्यू का मतलब होता है सम ड्यू, तो सम ड्यू माइनस प्रेजेंट वर्थ किया तो आपको क्या मिल जाएगा? ट्रू डिस्काउंट। सबको ये समझा? हाँ सर, आ जाओ आगे। फिल इन द ब्लैंक्स। अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज, जो बिल ड्रॉ करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रॉवर। नेक्स्ट, एंड डैश इज एन एजेंट हु सेल्स द गुड्स बाय ऑक्शन, तो जो गुड्स बेचता है ना हमारे, उसको जो ऑक्शन में गुड्स बेचता है उसे हम ऑक्शनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्शनर। स्पेलिंग राइट लिखना, AUCTIONER, ये होता है ऑक्शनर का स्पेलिंग। ट्रेड डिस्काउंट किसके ऊपर अलाउड होता है? तो ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे अलाउड होता है। और अगर आपको कैश डिस्काउंट पूछा तो याद रखना वो अलाउड होता है इनवॉइस प्राइस पे। किस पे अलाउड होता है? इनवॉइस प्राइस पे।
नेक्स्ट बैंकर्स डिस्काउंट को और कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं, तो ये आपको याद रखना है, बैंकर डिस्काउंट को कमर्शियल डिस्काउंट भी बोलते हैं। कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं, कमर्शियल डिस्काउंट। नेक्स्ट, द बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज डैश देन द ट्रू डिस्काउंट, तो बैंकर डिस्काउंट हमेशा ट्रू डिस्काउंट से ज़्यादा रहता है, तभी तो बैंकर गेन आता है, तो इज ऑलवेज हायर देन ट्रू डिस्काउंट। जो बैंकर डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट का डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बैंकर का गेन बोलते हैं, BG। ये हमने पढ़ा है ना फॉर्मूला, BG इज इक्वल टू BD माइनस क्या, TD। नेक्स्ट, द डेट बाय विच द बायर इज लीगली अलाउड टू पे द अमाउंट, जिस दिन, कौन सा ऐसा दिन है जहाँ पे बैंकर हमको टाइम मिलता है, तो हम 3 एक्स्ट्रा ग्रेस डेज देते हैं ना पैसा भरने को, तो वो जो डेट बनता है उसे हम कौन सा डेट बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सर लीगल ड्यू डेट। मतलब हमारा बिल एक्सपायर हो चुका है, फिर भी हमको 3 एक्स्ट्रा ग्रेस डेज मिलेगा पैसा भरने को, तो वो 3 एक्स्ट्रा ग्रेस डेज ऐड करने के बाद जो डेज आते हैं उसको हम कौन सा डेज बोलते हैं, लीगल ड्यू डेट। अ डैश इज एन एजेंट हु ब्रिंग्स टुगेदर द बायर एंड सेलर, तो घर जब बेचना रहता है तो बायर और सेलर को मिलाने का काम कौन करता है, तो उनका मिलाने का काम करता है ब्रोकर। कौन करता है, ब्रोकर। नेक्स्ट, इफ बायर इज अलाउड बोथ ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट, डैश डिस्काउंट इज फर्स्ट कैलकुलेटेड ऑन डैश प्राइस, तो पहले हमेशा ट्रेड डिस्काउंट निकलता है और वो निकलता है लिस्ट प्राइस पे। याद रखना ये चीज़, हमेशा पहले ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, बाद में कैश डिस्काउंट मिलेगा। 10, डैश इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट का जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। कौन सा प्राइस बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस। एक और आप याद रखना, इनवॉइस प्राइस और कैश डिस्काउंट का जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं नेट सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं उसको, नेट सेलिंग प्राइस। समझे सबको सारा, फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ सर। नेक्स्ट आ जाओ, ट्रू और फॉल्स। ब्रोकर is an agent who gives a guarantee to seller that the buyer will pay the sale price of the goods। ये फॉल्स है। वो ब्रोकर का सिर्फ काम है घर खरीदना और बेचने वाला काम, वो मिलाने का काम करता है। ब्रोकर ये गारंटी नहीं देता है कि पैसा तेरे को देगा ही, ठीक है ना, वो उसका काम नहीं है। सेकेंड, कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन लिस्ट प्राइस, बिल्कुल गलत। कैश डिस्काउंट इनवॉइस पे लगता है, तो ये भी फॉल्स है। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन कैटलॉग प्राइस, दिस इज ट्रू। कैटलॉग का मतलब याद रखना, कैटलॉग मतलब लिस्ट प्राइस होता है। कौन सा प्राइस होता है, कैटलॉग का मतलब लिस्ट प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट, द बायर इज लीगली अलाउड 6 days ग्रेस पीरियड, ये भी फॉल्स है। कितना दिन का मिलता है बच्चा लोग, 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। नेक्स्ट, द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ द बिल एक्सपायर्ड इज कॉल्ड नॉमिनल ड्यू डेट। हाँ, जिस दिन बिल एक्सपायर होता है उस डेट को नॉमिनल ड्यू डेट बोलते हैं। स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द बैंकर डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट इज कॉल्ड सम ड्यू, फॉल्स है। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग, बैंकर गेन। आपको रीजन तो पूछे या नहीं, बट अलग वे में पूछा तो लिखने आना चाहिए। द बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज लोअर देन द ट्रू डिस्काउंट, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। बैंकर डिस्काउंट इज ऑलवेज क्या होता है, हायर देन द ट्रू डिस्काउंट, तब ये ट्रू होता है। द बैंकर डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कमर्शियल डिस्काउंट, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ट्रू है। इन जनरल कैश डिस्काउंट इज मोर देन ट्रू ट्रेड डिस्काउंट, ये भी फॉल्स है। ट्रेड डिस्काउंट ज़्यादा रहता है, कैश डिस्काउंट कब, क्यों ऐसा सर, क्योंकि जब हम बल्क गुड्स खरीदेंगे तो बल्क गुड्स को बेचने के लिए सबसे पहला जो डिस्काउंट मिलता है वो ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, तो ट्रेड डिस्काउंट ज़्यादा रहता है, फिर आपको कैश डिस्काउंट मिलता है ना। कैश डिस्काउंट तो जब आप कैश पे करोगे तब आपको वो देने वाला है, तो इसके लिए हमेशा कैश डिस्काउंट नहीं ज़्यादा रहता है, ट्रेड डिस्काउंट ज़्यादा रहता है। अ पर्सन कैन गेट बोथ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, दिस इज ट्रू, दोनों मिल सकता है पर्सन को। समझा क्या? हाँ सर। अब देखो इसमें ना एक मैं आपको और बताता हूँ, आप याद क्या रखोगे MCQ के लिए। एक तो आप फॉर्मेट याद रखना, लिस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस, कैटलॉग प्राइस, कुछ भी बोले उसमें से सबसे पहले डिस्काउंट कौन सा मिलता है बच्चा लोग, ट्रेड डिस्काउंट। सो ट्रेड डिस्काउंट आने के बाद जो प्राइस होता है उसे हम बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। फिर इनवॉइस प्राइस से आप क्या माइनस करोगे, कैश डिस्काउंट, तो जो आपका प्राइस बनता है उसे हम बोलते हैं नेट सेलिंग प्राइस। एक तो आप ये फॉर्मेट याद रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ट्रेड डिस्काउंट किस पे मिलता है, तो ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे मिलता है। कैश डिस्काउंट किस पे मिलता है, तो इनवॉइस प्राइस पे। जो प्राइस बच गया उसको नेट सेलिंग प्राइस बोलते हैं। एक तो आप ये याद रखना, और इसके ना क्वेश्चन वो लोग बना के देते हैं, बोलेंगे लिस्ट प्राइस 1200 रुपये है, ट्रेड डिस्काउंट हमने 5% दिया, तो कितना आ जाएगा 60 रुपीज़। अब क्या बचेगा 1140। अब सपोज कैश डिस्काउंट दिया 10%, तो कितना आ जाएगा 114 आ जाएगा।
तो जो अभी बताएगा वो लोग पूछेंगे बताओ नेट सेलिंग प्राइस क्या है, तो माइनस करके आपका जो भी आंसर रहेगा वो इसका फाइनल आंसर है। ऐसा ये लोग 1 मार्क का क्वेश्चन एमसीक्यू में बना के डालते हैं, तो आपको फॉर्मेट याद रहना चाहिए। सेकंड आपको और क्या याद रखना चाहिए, कौन सा चीज़ किस पे निकलता है, तो ट्रू डिस्काउंट निकलता है प्रेजेंट वर्थ पे। ट्रू डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, प्रेजेंट वर्थ पे। बैंकर डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, सम ड्यू पे, ठीक है। और बैंकर गेन किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, ट्रू डिस्काउंट पे। 3 चीज़ आप याद रखना एमसीक्यू के लिए। ट्रू डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रेजेंट वर्थ, बैंकर डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन सम ड्यू, बैंकर गेन इज कैलकुलेटेड ऑन ट्रू डिस्काउंट। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट थोड़ा आप याद रखना। और फॉर्मूला सम ड्यू का प्रेजेंट वर्थ 1 + NR अपॉन 100, ये आप एक फॉर्मूला भी याद रखना। तो ये 2-3 चीज़ है जो आपको याद रखना है एमसीक्यू के लिए। क्लियर है फर्स्ट चैप्टर सबको? हाँ सर। अब आओ सेकेंड चैप्टर पे जाते हैं आगे। सेकेंड चैप्टर देखो सब लोग, इंश्योरेंस एंड एन्युटी, ठीक है। इसका तो वेटेज ही 4 मार्क है, तो आप एक एमसीक्यू और एक सम एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट दैट प्लेजेस पेमेंट ऑफ एन agreed upon amount to the person on the happening of an event covered against is technically known as कौन सा इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस ना। हैपनिंग ऑफ इवेंट मतलब कौन सा इवेंट हो सकता है, लाइफ के साथ कोई भी इवेंट हो सकता है ना। तो हमको प्लेज करता है कि जब तुम्हारा डेथ हो गया या तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो हम इतना पैसा पे करेंगे। तो इस टाइप के इंश्योरेंस को हम बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट, इंश्योरेंस कंपनीज, थोड़ा मैं जूम करता हूँ। इंश्योरेंस कंपनीज कलेक्ट अ फिक्स्ड अमाउंट फ्रॉम देयर कस्टमर एट अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। दिस अमाउंट इज कॉल्ड एज क्या, प्रीमियम। इंश्योरेंस कंपनी EMI नहीं लेता है, इंश्योरेंस कंपनी आपको सर्विस देता है, तो बदले में वो आपसे प्रीमियम लेता है। क्लियर? नाम आया ना इंश्योरेंस कंपनी का, तो समझ जाने का प्रीमियम होगा। फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइबिलिटी इंश्योरेंस। लाइफ, हेल्थ, लाइबिलिटी, हाँ तीनों ही इंश्योरेंस होता है। ऑल ऑफ दिस इसका आंसर। लाइबिलिटी का भी इंश्योरेंस होता है, कभी गूगल पे चेक करो, हर एक टाइप का इंश्योरेंस होता है। By taking an insurance, an individual reduces the risk of accident, reduces the cost of accident, transfer the risk to someone else, converts the possibility of large loss to certainty। तो ऑप्शन डी सही है ना। जब आप इंश्योरेंस क्यों लेते हो, तो इंश्योरेंस आप प्रोटेक्शन के लेते हो खुद का। तो आप खुद का प्रोटेक्शन मतलब क्या, अगर मेरे को नुकसान हुआ तो मेरे को थोड़ा पैसा इंश्योरेंस कंपनी दे देना चाहिए, तो मुझे लॉस से बचने के लिए इंश्योरेंस लेना है, तो इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, यू गेट पेमेंट ऑफ 8,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर 5 years एट 6%। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी। तो ये एन्युटी है ना, इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। 5th वाला, ये देखो आप कौन से मेथड से करोगे। तो आपको पूछा क्या है पहले तो वो समझो आप। सर इसमें हमको बोला है कि हमको हर साल 8,000 रुपया बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर में पेमेंट मिलेगा, 5 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा। तो आपको पूछा क्या है मालूम है क्या, FVAD, बिगिनिंग वर्ड आया मतलब डी होता है। व्हाट इज फॉर्मूला, सर फॉर्मूला है C/I, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 + I, और यहाँ पे होता है 1 + I raised to n-1। ये सबको समझा? हाँ सर। अब C कितना है तुम्हारा बच्चा लोग, सर C है हमारा 8,000। I कितना है बच्चा लोग, सर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, तो इसको आप लिख सकते हो 0.06। ये हो जाएगा 1.06, ये हो जाएगा 1.06 5 साल के लिए, तो रेस टू 5 माइनस कितना 1। अब है ना ये लोग को ना 1.06 रेस टू 5 का वैल्यू इधर देना चाहिए। ये देगा ना तभी एमसीक्यू सॉल्व होगा, बिकॉज ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हम। तो ये देगा और सॉल्व करके ना फिर आपको इसका आंसर आएगा 35,720। ये आपको वैल्यू देना चाहिए 1.06 रेस टू 5, तभी ये सम सॉल्व हो सकता है। बिकॉज इसका वैल्यू देखो यहाँ पे दिया नहीं है, बट एग्जाम में अगर आपको ऐसा टाइप का सम सॉल्व करने आएगा तो ये लोग आपको 1.06 रेस टू 5 का वैल्यू देंगे। मैं आपको बता देता हूँ 1.06 रेस टू 5 का वैल्यू होता है 1.3382, ये इसका वैल्यू होता है। तो 35,720 आपको आंसर आएगा। ये आप सिंप्लीफाई करके फिर चेक कर लेना। क्लियर है? खाली मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसका आंसर 35,720। क्लियर हो गया सबको? हाँ सर। 6th पे आओ, तो आपको FVAD यूज़ करना ही क्लियर है, बिकॉज बिगिनिंग ऑफ द ईयर यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है। नेक्स्ट, इन एन ऑर्डिनरी एन्युटी पेमेंट्स और रिसिप्ट ऑकर। ऑर्डिनरी एन्युटी का जो पेमेंट होता है या तो रिसिप्ट होता है। ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल एन्युटी, तो नॉर्मल एन्युटी में पेमेंट जो ऑकर होता है वो एंड ऑफ द ईयर पे होता है, ठीक है ना। ऑर्डिनरी एन्युटी बोला तो एंड ऑफ द ईयर, वो एंड ऑफ द ईयर आएगा, और एन्युटी ड्यू बोला तो बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड आएगा। क्लियर? 7, अमाउंट ऑफ मनी टुडे विच इज़ इक्वल टू, सॉरी मैंने क्या बोला आपको,
इन एन ऑर्डिनरी एन्युटी पेमेंट और हाँ, तो अगर पेमेंट एंड में हुआ तो उसको हम बोलते हैं एन्युटी इमीडिएट, अगर पेमेंट बिगनिंग में हुआ तो उसे हम बोलते हैं एन्युटी क्या, ड्यू। इस साल का पेमेंट इसी साल के एंड में हो गया तो एन्युटी इमीडिएट, इस साल का पेमेंट नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में हुआ तो उसको एन्युटी ड्यू। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। 7 अमाउंट ऑफ मनी टुडे, तो इधर वर्ड देखो क्या है बच्चे लोग, टुडे आया ना, तो टुडे से एक ही रिश्ता बनता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अमाउंट ऑफ मनी टुडे विच इज इक्वल टू सीरीज ऑफ पेमेंट इन फ्यूचर इज कॉल्ड कौन सा वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। टुडे वर्ड आया तो याद रखने का प्रेजेंट वैल्यू। रेंटल पेमेंट फॉर एन अपार्टमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ, अब एक अपार्टमेंट को रेंट पे दिया है तो इससे तो पेमेंट एंडलेस ईयर तक आएगा, है ना, पेमेंट तो इनफाइनाइट ईयर तक आ सकता है ना, बिकॉज ईयर तो मेंशन नहीं किया ये लोग ने, तो ईयर मेंशन नहीं किया है तो इनफाइनाइट ईयर के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है उसे हम बोलते हैं परपेचुटी। एन्युटी और परपेचुटी में फ़र्क क्या है, एन्युटी में हमको एक फिक्स पीरियड के लिए पैसा आता है, जबकि परपेचुटी में एन डिफाइन ही नहीं रहता है, एन कितना भी हो सकता है। तो एन अगर कितना भी हो सकता है तो आपका आंसर, अगर एन इनफाइनाइट है कभी भी, तो याद रखना आपका आंसर क्या आता है, परपेचुटी आता है। नेक्स्ट, डैश इज अ सीरीज ऑफ कांस्टेंट कैश फ्लोज ओवर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो देखो यहाँ पे अभी वर्ड मेंशन किया ना, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, जब भी लिमिटेड पीरियड है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन एन्युटी का है। और इधर लिखा है ना कांस्टेंट कैश फ्लो, मतलब 500 रुपये हर 6 महीने पे या 1000 रुपये हर 6 महीने पे, तो इसके लिए इसको एन्युटी बोलेंगे। 10 और रिटायरमेंट एन्युटी इज पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव टू समवन हु हैज़ अ सीवियर इलनेस, रिस्क ऑफ लो लॉन्जेविटी, लार्ज फैमिली, चांस ऑफ हाई लॉन्जेविटी, तो इसका ऑप्शन डी आएगा। रिटायरमेंट एन्युटी किसको अच्छा होता है, तो जिसका एग्जिस्टेंस होने का चांसेस बहुत क्या बोलते हैं अपन, रिटायरमेंट एन्युटी का आप ऐसा सोचो कि आपका एज फिलहाल 45 है और आपको 60 के बाद आपको काम करने आपसे नहीं होगा, तो आपको घर बैठे पैसा चाहिए, तो घर बैठे अगर आपको पैसा चाहिए तो आप क्या लोगे, रिटायरमेंट एन्युटी आप फॉलो करोगे। तो इसके लिए लोग ने बोला है सीवियर इलनेस ऑप्शन नहीं हो सकता, वो रिटायरमेंट नहीं होएगा। लार्ज फैमिली की वजह से भी कोई रिटायरमेंट एन्युटी नहीं होता है। तो चांस ऑफ हाई लॉन्जेविटी मतलब आपको काम मिलना पॉसिबल नहीं है बाद में, तो इसके लिए हम कौन सा प्लान फॉलो करते हैं, रिटायरमेंट एन्युटी का। तो 10th का आंसर ऑप्शन डी आप याद रख लेना। नेक्स्ट आओ, फिल इन द ब्लैंक्स। एन इंस्टॉलमेंट ऑफ मनी पेड फॉर इंश्योरेंस, तो जो आप इंश्योरेंस के लिए पे करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा प्रीमियम बोलते हैं। जनरल इंश्योरेंस कवर ऑल रिस्क एक्सेप्ट लाइफ, है ना। इंश्योरेंस का 2 पार्ट होता है, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है जनरल इंश्योरेंस। तो जनरल इंश्योरेंस अदर देन लाइफ इंश्योरेंस होता है, तो इसके लिए जनरल इंश्योरेंस कवर ऑल रिस्क एक्सेप्ट क्या, लाइफ। द वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, इंश्योर्ड प्रॉपर्टी को जितने आपने वैल्यू कराया, जो वैल्यू ऑफ द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी होता है उसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। कौन सा वैल्यू बोलते हैं इसको, प्रॉपर्टी वैल्यू। द इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, द इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू बोला तो इंश्योर्ड वैल्यू बोलते हैं उसको। द प्रपोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू टू इंश्योर्ड वैल्यू इज कॉल्ड क्या, तो प्रपोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू टू इंश्योर्ड वैल्यू को हम बोलते हैं पॉलिसी वैल्यू। कौन सा वैल्यू बोलते हैं इसको, पॉलिसी वैल्यू। मतलब 5 लाख का तुम्हारा प्रॉपर्टी है, तुमने 4 लाख का इंश्योरेंस लिया, तो इसका जो प्रपोर्शन बनेगा ना उसको हम बोलते हैं कौन सा वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू। द पर्सन हु रिसीव्स एन्विटी इज कॉल्ड, ये याद रखना, इसको बोलते हैं एन्विटेंट। क्या बोलते हैं इसको, एन्विटेंट। स्पेलिंग याद रखना, ANNUITATNT। द पेमेंट ऑफ ईच सिंगल एन्विटी, तो जो पेमेंट होता है उसे हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। क्या बोलते हैं उसको, इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट, द इंटरवेनिंग टाइम बिटवीन पेमेंट ऑफ 2 सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट्स इज कॉल्ड क्या, 2 इंस्टॉलमेंट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं पेमेंट पीरियड। क्या बोलते हैं उसको, पेमेंट पीरियड, पेमेंट पीरियड। नेक्स्ट, एन एन्युटी वेयर पेमेंट कंटिन्यू फॉर एवर, पेमेंट कंटिन्यू फॉर एवर का मतलब होता है परपेचुटी। इसको क्या बोलते हैं, परपेचुटी। याद रखना, जब भी आपका जो पेमेंट है वो एंडलेस नंबर ऑफ ईयर तक जा सकता है तो उसको हम बोलते हैं परपेचुटी, उसे एन्युटी नहीं बोलते। इफ पेमेंट ऑफ एन्युटी फॉल ड्यू एट बिगिनिंग ऑफ ईच एवरी पीरियड, तो बिगिनिंग बोला तो समझ जाने का ये एन्युटी ड्यू है, बिगिनिंग बोला तो क्या आता है, एन्युटी ड्यू। और जब पेमेंट एंड में बोला, पेमेंट कब बोला आपको, एंड में, तो इसे हम बोलते हैं इमीडिएट एन्युटी। क्या बोलते हैं इसको, इमीडिएट एन्युटी। या तो आप इसका दूसरा नाम भी याद रख सकते हो, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी। इमीडिएट या दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनरी। इमीडिएट या तो फिर क्या बोलने का, ऑर्डिनरी एन्युटी। सबको ये समझा।
हाँ सर, ये भी क्लियर है। जो आपको टफ लग रहा है उसको आप सर्कल करके बार बार दो बार तीन बार रिपीट करो। तो पेमेंट एंड में हुआ तो एनविटी इमीडिएट, पेमेंट अगर बिगिनिंग में हुआ तो एनविटी ड्यू, ये आप अच्छे से याद रखना। क्लियर है? नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स में जनरल इंश्योरेंस कवर्स लाइफ, फायर एंड थेफ्ट, सो दिस इज फॉल्स। जनरल इंश्योरेंस लाइफ को कवर नहीं करता है। द अमाउंट ऑफ क्लेम कैन नॉट एक्सीड लॉस, ये भी ट्रू है। ये स्टेटमेंट ट्रू है ना भाई? क्या क्लेम अगर 2 लाख का तुम्हारा नुकसान हुआ है तो तुमको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम भी 2 लाख तक ही दे सकता है, मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता है। थर्ड, एक्सीडेंट इंश्योरेंस हैज़ अ पीरियड ऑफ 5 years, ये फॉल्स है, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रीमियम इज द अमाउंट पेड टू इंश्योरेंस कंपनी एवरी मंथ, दिस इज ट्रू। पेमेंट ऑफ एवरी एन्युटी इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट, ये भी ट्रू है। पेमेंट ऑफ एवरी एन्युटी इज कॉल्ड एन इंस्टॉलमेंट, नहीं, ये फॉल्स है ना? इंस्टॉलमेंट्स, जो पेमेंट ऑफ एवरी एन्युटी नहीं, प्रीमियम को हम बोलते हैं ना इंस्टॉलमेंट को हम प्रीमियम बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है तुम्हारा। नेक्स्ट, एन्युटी सर्टेन बिगिन्स ऑन अ फिक्स डेट एंड एंड्स व्हेन एन इवेंट हैपन्स, हाँ ये ट्रू है। मतलब ऐसा एन्युटी जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ ये चीज़ 6 महीने के अंदर हो सकता है, तो उस 6 months के पीरियड में जो भी कुछ होगा, मतलब आज के दिन से स्टार्ट किया और 6 महीने का लास्ट डे तक देखा, तो उसी पीरियड में कुछ हुआ तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? एन्युटी सर्टेन। एन्युटी कंटिंजेंट बिगिन्स एंड एंड्स ऑन सर्टेन फिक्स डेट, फॉल्स है। कंटिंजेंट है मतलब कभी भी हो सकता है, और कभी भी हो सकता है का कोई डेट नहीं होता है, इसके लिए फॉल्स है। 8, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज द सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इट्स इंस्टॉलमेंट, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, है ना? पीवी, प्रेजेंट वैल्यू जो होता है पीवीआई, वो कैसे निकलता है सर? जितने भी हमने इंस्टॉलमेंट्स पे किए रहेंगे उसका टोटल करके करना पड़ता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। 9, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इज द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स, ये फॉल्स है। फ्यूचर वैल्यू जो होता है वो सम ऑफ ऑल फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होता है। क्लियर है? तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सिंकिंग फंड इज सेट असाइड एट द बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस, ये ट्रू है। सिंकिंग फंड मतलब बेसिकली क्या होता है, आपको 10 लाख का एक नया सेट खरीदना है 5 साल बाद, तो आप हर साल है ना 2-2 लाख रुपए आप क्या करते हो, अपने बिजनेस से पैसा अलग से निकाल के रखते हो, ताकि 5 साल बाद या 10 साल बाद जब आप नया मशीन खरीदोगे तो आपके पास उतना पैसा पड़ा रहेगा खरीदने के लिए। क्लियर? हाँ सर, तो ये अच्छे से आप याद रखना। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स, सिमिलरली फ्यूचर वैल्यू को भी क्या बोलेगा, सम ऑफ द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑल इट्स इंस्टॉलमेंट्स। क्लियर है ये बात सबको? हाँ सर। नेक्स्ट आ जाओ अभी। तो ये हो गया इस टॉपिक का। इस टॉपिक से कोई प्रैक्टिकल सम मेरे को नहीं लगता वो लोग पूछेंगे, तो आप प्रैक्टिकल सम को तो करना मत कुछ भी। आ जाओ आगे। थर्ड चैप्टर इज लीनियर रिग्रेशन। ये चैप्टर में ना बहुत MCQs है और इजी है, उतना कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना है। तो करते हैं चैप्टर 3 लीनियर रिग्रेशन। देखो, रिग्रेशन एनालिसिस, पहले MCQ करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस इज द थियोरी ऑफ, एस्टिमेशन भी होता है, प्रेडिक्शन भी होता है, तो इसका आंसर बोथ A and B आएगा। ये एस्टिमेशन भी हो सकता है, प्रेडिक्शन, दोनों सेम ही मतलब होता है। सेकेंड, वी कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ अदर वेरिएबल इफ दे आर कोरिलेटेड, है ना? रिग्रेशन किसका निकलता है? रिग्रेशन होने के लिए वेरिएबल का कोरिलेशन होना जरूरी है, तो एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे के हेल्प से तभी निकल सकता है व्हेन दे आर कोरिलेटेड। थर्ड, देयर आर कितने टाइप ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन? तो 2 ही टाइप का होता है, एक y on x और दूसरा बच्चा लोग x on y। क्लियर? फोर्थ पे आओ। इफ द रिग्रेशन इन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x, तो y on x में कौन डिपेंडेंट और कौन इंडिपेंडेंट रहेगा? तो y डिपेंडेंट रहेगा और x इंडिपेंडेंट रहेगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। y on x का मतलब होता है y का वैल्यू डिपेंड किस पे? x पे, सो दिस इज इंडिपेंडेंट एंड दिस इज डिपेंडेंट। क्लियर हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट, इन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on, अब x on y में कौन डिपेंडेंट और कौन इंडिपेंडेंट रहेगा? सर x का वैल्यू y पे डिपेंडेंट है, तो x डिपेंडेंट रहेगा और y क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट।
तो देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है आपका फिफ्थ वाले में, तो देखो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो थोड़ा घुमाया है, यहाँ पे एक्स ऑन वाई है, तो एक्स ऑन वाई में एक्स डिपेंडेंट रहता है किसके ऊपर, वाई पे, तो एक्स डिपेंडेंट वाई इंडिपेंडेंट। सिक्स, बी वाई एक्स को क्या बोलते हैं सर, बी वाई एक्स को बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, है ना। बी वाई एक्स का मतलब क्या होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, सॉरी बी एक्स वाई का मतलब क्या होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, ऑप्शन नंबर बी। और बी वाई एक्स का मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, है ना, ये तो पता है तुमको। आर, आर को क्या बोलते हैं सर, आर को बोलते हैं को रिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। हाँ सर, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई किसके इक्वल होता है सर, आर स्क्वायर से, रूट किया तो आर आएगा, रूट नहीं किया तो किसके इक्वल होगा, आर स्क्वायर से। नेक्स्ट, अगर बी वाई एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा है तो बी एक्स वाई का आंसर क्या होना चाहिए सर, 1 से छोटा, ये सब हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है। हाँ सर, मॉड ऑफ बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे होता है सर, तो ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 मॉड ऑफ आर। सर ये कैसे आया, एक्चुअली ये फॉर्मूला ना डिवाइड बाई 2 होता है और यहाँ पे आर आता है, ठीक है, तो हम लोग ये 2 को इधर भेज देंगे तो 2 मॉड ऑफ आर। ये प्रॉपर्टी है कि किसी भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट का अगर आपने एम किया तो एम का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम होता है, तो एम मतलब इसको डिवाइड बाई 2 करने का, जीएम का मतलब यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 को आप यहाँ पे भेजो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 मॉड ऑफ आर। बहुत जन गलती मॉड ऑफ आर करके लिख के आते हैं, गलत है वो। नेक्स्ट, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर क्या होता है, तो सर ये इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन होता है बट नॉट ऑफ स्केल। क्लियर, अगर u का वैल्यू है x माइनस ए अपॉन सी, वाई b का वैल्यू है y माइनस डी अपॉन डी, तो बी वाई एक्स क्या होता है, बी वाई एक्स बोला है तो आपको डी बाई, ये याद रखना है, डी बाई सी बी वी यू, क्या याद रखोगे, बी वाई एक्स का रिलेशन किसके साथ होता है, बी वी यू के साथ में होता है, तो बी वी यू लिखने का और इसका डिविजन करने का, तो डी बाई सी। अब अगर सपोज बी एक्स वाई पूछा तो अब उल्टा, अब क्या आएगा आपका सी बाई डी इंटू बी यू वी, बी एक्स वाई है ना, तो किसके साथ नाता रहेगा, बी यू वी के साथ। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिख रहा है सी बाई डी इंटू बी यू वी, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। ये सबको समझा, हाँ सर। नेक्स्ट, एक मिनट, नेक्स्ट, कोरिलेशन ऑफ एक्स कॉमा एक्स, सर दोनों ही वेरिएबल सेम है तो इसका कोरिलेशन एकदम परफेक्ट पॉजिटिव आएगा, तो आंसर विल बी 1। नेक्स्ट, कोरिलेशन ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये कोरिलेशन ऑफ वाई कॉमा एक्स से इक्वल रहेगा, वेरिएबल चेंज से आंसर नहीं बदलता है, एक्स और वाई का कोरिलेशन करो या वाई और एक्स का आंसर सेम रहता है। अब कोरिलेशन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन सी, वाई माइनस बी अपॉन डी इज नेगेटिव, कोरिलेशन नेगेटिव दिया है, इसका मतलब यहाँ पे जो सी और डी रहेगा ना वो अपोजिट इन साइन रहेगा। अगर इन दोनों का कोरिलेशन का आंसर नेगेटिव दिया तो समझ जाना अपोजिट इन साइन है, अगर पॉजिटिव दिया तो समझ जाने का सेम इन साइन है। रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है एक्स ऑन वाई का, सर एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। तो देखो ऑप्शन नंबर बी मुझे करेक्ट लग रहा है, बी में दिया है वो इक्वेशन, तो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आओ 19th पे, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, तो वाई ऑन एक्स का क्या होता है इक्वेशन बच्चा लोग, वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, तो ये है आपका इक्वेशन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बी वाई एक्स निकालने का आर के टर्म में क्या फॉर्मूला होता है सर, बी वाई एक्स का आर के टर्म में फॉर्मूला होता है आर इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इससे देखो आपका फॉर्मूला भी रिवाइज हो रहा है। नेक्स्ट, बी एक्स वाई का क्या होता है फॉर्मूला बच्चा लोग, सर बी एक्स वाई का फॉर्मूला इज आर इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, कोवेरियंस का 2 फॉर्मूला है, एक है समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, और एक फॉर्मूला है समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन क्या एन। तो यहाँ पे देखो ये भी दिया, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, अगर बी एक्स वाई लेस देन 0 है, बी वाई एक्स भी लेस देन 0 है, तो अगर दोनों ही आंसर लेस देन 0 है तो आर का वैल्यू भी लेस देन 0 आएगा, है ना, दोनों अगर 0 से छोटा है तो आर भी तो 0 से छोटा आएगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट 24 आपको सॉल्व करना है, पूछा है इफ द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन्स आर, एक इक्वेशन दिया आपको 3x प्लस 2y माइनस 26 को उधर भेज देता हूँ, प्लस 26 हो जाएगा, दूसरा दिया 6x प्लस वाई इक्वल टू कितना 31, तो आपको इसका मीन ढूंढना है, तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सेकेंड वाला इक्वेशन है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा बोलो सर, ये हो जाएगा 12x प्लस 2y इक्वल टू 62। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखो 12 में से 3 गया तो 9x आ जाएगा,
62 में से 26 गया तो 36 आ जाएगा। तो 9x 36 है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, और x का वैल्यू 4 मुझे सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है 4,7। 4,7 का मतलब ये x होता है और ये y होता है, तो ये एक ही ऑप्शन में 4 दिख रहा है, तो सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी। समझ गया सबको? हाँ सर, क्लियर है। अब आओ फिल इन द ब्लैंक्स में। अगर बी वाई एक्स का आंसर लेस देन 0 है, बी एक्स वाई भी लेस देन 0 तो आर विल भी लेस देन 0, अब भी हमने पढ़ा। सेकेंड, तो आर विल भी लेस देन 0 जिसका मतलब होता है नेगेटिव। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज क्या होता है, अब भी पढ़ा सर, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। नेक्स्ट, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y इज तो x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। कितने टाइप के रिग्रेशन इक्वेशंस होते हैं सर? दो टाइप का, एक y ऑन x और एक x ऑन y। कोरिलेशन ऑफ x कॉमा माइनस एक्स क्या आएगा सर? -1, क्योंकि साइन अपोजिट है ना, एक प्लस एक माइनस है, तो अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव कोरिलेशन होता है। अगर u x माइनस ए बाई सी है, v y माइनस बी अपॉन डी है, b x y पूछा है तो क्या याद रखोगे सर? b x y पूछा है तो c डिवाइड बाई डी होगा, c डिवाइड बाई डी b u v। समझा है सबको? हाँ सर। और बी वाई एक्स पूछा तो क्या आएगा बच्चा लोग? सर d डिवाइड बाई सी बी वी यू। ये सबको क्लियर रहना चाहिए। ये भी हमने देखो अभी किया था फिलअप्स में, बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स का जो मॉड होता है वो किससे ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है सर? 2 मॉड ऑफ आर। अगर इधर डिवाइड बाई 2 किया है तो यहाँ पे सिर्फ मॉड ऑफ आर आएगा, अगर डिवाइड बाई 2 नहीं किया है तो 2 मॉड ऑफ आर आएगा। अगर एक वैल्यू 1 से बड़ा है तो दूसरा क्या होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए। प्रॉपर्टी है, इफ बी वाई एक्स इज ग्रेटर देन 1 देन बी एक्स वाई शुड बी लेस देन 1। बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स किससे इक्वल होता है सर? आर स्क्वायर से। रूट नहीं दिया है तो आर स्क्वायर, रूट दिया है तो सिर्फ आर। क्लियर हो गया फिलअप्स? हाँ सर। आ जाओ अभी ट्रू और फॉल्स पे। पहला, कोरिलेशन ऑफ x कॉमा एक्स इज 1, ट्रू। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y चालू x से होना चाहिए, खत्म y से, गलत है तो ये फॉल्स है। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x चालू y से, खत्म x से और बीच में बी वाई एक्स, हाँ सर ये सही है तो ये ट्रू आ जाएगा। कोरिलेशन ऑफ x कॉमा y सेम एज कोरिलेशन ऑफ y कॉमा x, ट्रू है। बी एक्स वाई और बी वाई एक्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन स्केल, फॉल्स है। इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन होता है बट नॉट ऑफ स्केल। आर को क्या बोलते हैं? आर इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, नहीं, ये होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आर होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। बी वाई एक्स इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट, गलत, बी वाई एक्स इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट। समझा ना? जब भी बी वाई एक्स बी एक्स वाई आएगा तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं, आर आएगा तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। अगर यू एक्स माइनस है, वी वाई माइनस बी है तो बी एक्स वाई बी यू के इक्वल होगा। हाँ सर, क्यों ऐसा बच्चा लोग? क्योंकि इसके नीचे सर 1 1 लिखा है, तो जो आप डिवाइड करते हो ना 1/1 ही आएगा, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या आंसर को? नहीं सर, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है बच्चा लोग, समझो। नेक्स्ट, ये भी दिया है। अब आर एक्स वाई इक्वल टू आर यू वी, 9th वाला सब लोग समझो, 9th वाला भी ट्रू है ना, अभी वे भी वही रहेगा। अगर फिर से रिग्रेशन निकालोगे तो भी आंसर आपका सेम आएगा, वो लोग ने आर से डिनोट किया। 10th, इन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x, बी वाई एक्स रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ द लाइन, दिस इज ट्रू। y on x में बी वाई एक्स रिप्रेजेंट करता है और x on y में बी एक्स वाई। क्लियर है? हाँ सर। इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 3 रिग्रेशन का MCQ खत्म हो गया। अब आओ चैप्टर नंबर 4 पे, टाइम सीरीज। देखो टाइम सीरीज का सब लोग, पहला MCQ करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। तो टाइम सीरीज के कंपोनेंट सीजनल भी होता है, साइक्लिकल भी होता है, ट्रेंड भी होता है, मीन करके कोई कंपोनेंट नहीं होता है। क्लियर है? हाँ सर। द फर्स्ट स्टेप इन टाइम सीरीज एनालिसिस करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है आप ग्राफ बनाओ, फिर आप अलग अलग मेथड्स फॉलो करो। तो पहला स्टेप इंपॉर्टेंट क्या है? प्लॉट द डेटा ऑन द ग्राफ। नेक्स्ट, टाइम सीरीज एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन। टाइम सीरीज बनाने के लिए या टाइम सीरीज एस्टिमेट्स करने के लिए कौन सा डेटा का पता होना ज़रूरी है सर? पहले का डेटा का पता होना ज़रूरी है। तो पास्ट पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा तभी कर सकते हो। तो रैंडम एरर ये तो गलत है। वेरिएबल टू बी फोरकास्ट ये भी गलत है। पास्ट पैटर्न इन द वेरिएबल टू बी फोरकास्टेड विल कंटिन्यू अनचेंज इन द फ्यूचर, है ना? हम पास्ट के डेटा को कांस्टेंट मान के आगे के डेटा को सॉल्व करते हैं। तो पास्ट पैटर्न को आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, ये आप एनालिसिस याद रखो। फोर्थ, मूविंग एवरेजेस आर यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग सीजनल कंपोनेंट, इरेगुलर ट्रेंड, साइक्लिकल ट्रेंड। हमको देखो ना क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द ट्रेंड वैल्यू, फाइंड 4 ईयरली मूविंग एवरेज बाय लीस्ट स्क्वायर। कुछ भी आप अगर फाइंड करते हो तो आपको ट्रेंड कंपोनेंट ढूंढने के लिए ही काम आता है। नेक्स्ट, वी यूज रिग्रेशन लाइन फॉर पास्ट डेटा टू फोरकास्ट फ्यूचर डेटा, वी देन यूज द लाइन विच, हाँ इसको आपको एक याद रखना है,
इसका होता है मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ पास्ट डेटा फ्रॉम द लाइन। ये एक रिग्रेशन का कोएफिशिएंट है कि अगर आप कभी पास्ट डेटा यूज़ करते हो तो रिग्रेशन लाइंस में हमारा मेन मकसद क्या है कि उस डेटा में पैटर्न्स अनचेंज होने चाहिए, और पैटर्न अगर है भी कुछ डिविएशन है भी तो वो मिनिमम होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। सिक्स्थ पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ फोरकास्टिंग स्पेशली व्हेन यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो जो पास्ट का पैटर्न है ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही पैटर्न फ्यूचर में भी फॉलो होगा। तो मेजर जो दिक्कत आता है ना मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में, वो ऑप्शन डी है, द फ्यूचर मे नॉट फॉलो द पैटर्न ऑफ द पास्ट। क्लियर है ना, जो पास्ट पैटर्न है वो तो अनचेंज होना चाहिए, बट ज़रूरी नहीं है कि जो फ्यूचर का पैटर्न आप सॉल्व करके लाओगे। आपने देखो ट्रेंड का जितना भी सम सॉल्व करेगा लीस्ट स्क्वायर में, आपको आंसर्स अलग अलग आता है, बराबर है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो पैटर्न फॉलो ही करेगा, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, इसके लिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, an overall upward or downward pattern in an annual time series would be contained in which component of the time series। तो upward भी जा सकता है, downward भी जा सकता है, ऐसा एक ही होता है trend component। कौन सा component? Trend। Next, the following trend line equation from 1984 to 1990 is yi equal to, ये दिया आपको 500 plus 60x, आपको 1984 ही पूछा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 1985 तो बेस ईयर है, ईयर जीरो है। अगर बेस ईयर जीरो है तो इधर आप x की जगह पे जीरो डालो, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसका अभी भी आंसर 500 ही आएगा बच्चा लोग। अगर एक साल बाद पूछते तो आपका x का वैल्यू 1 लेना है, तो 500 प्लस 60 560 आ जाता। 2 साल बाद 86 बोलते तो 60 इंटू 2 करने का और 500 में ऐड कर देने का। नेक्स्ट 9, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ग्राफिकल मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग अ ट्रेंड लाइन। जब आप ग्राफ बनाते हो तो देर आर चांसेस की एरर हो सकता है, तो क्या बोलने का, इस सब्जेक्ट टू ह्यूमन एरर है ना, ग्राफ में ह्यूमन एरर होने का चांसेस है ना। ग्राफ में आपका जो कर्व है थोड़ा टेढ़ा हो गया, या आपने प्रॉपर जगह पे मार्किंग्स नहीं किया, तो इससे आपका मिस्टेक हो सकता है। तो ग्राफ जो होता है ना वो ह्यूमन एरर से इफेक्ट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ट्रेंड, विच कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज रेफर्स टू एराटिक टाइम सीरीज मूवमेंट दैट फॉलो नो रिकग्नाइजेबल और रेगुलर पैटर्न। तो रेगुलर पैटर्न एक ही होता है ट्रेंड, ट्रेंड में ही अपवर्ड भी जा सकता है डाउनवर्ड भी जा सकता है ना, तो रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं करता है। तो मैक्सिमम आंसर ट्रेंड लाइन्स ही होता है, ये आप याद रखना। एमसीक्यू समझा। अब फिल इन द ब्लैंक्स में, डैश कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज इज इंडिकेटेड बाय अ स्मूथ लाइन। तो ट्रेंड कंपोनेंट है ना, हमारा ग्राफिकल का मेन काम क्या है, ट्रेंड लाइन बता के बताना। डैश, नेक्स्ट, डैश कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज इंडिकेटेड बाय पीरियोडिक वेरिएशन ईयर आफ्टर ईयर। पीरियोडिक वेरिएशन है तो ये सीजनल होगा। नेक्स्ट, डैश कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज इंडिकेटेड बाय लॉन्ग वेव स्पैनिंग 2 और मोर ईयर्स। तो जब आप बोलते हो ना कि बिजनेस ऐसे जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, फिर ऊपर भी जा सकता है, तो इसके लिए इसका आंसर आएगा साइक्लिकल। कौन सा आएगा ये, साइक्लिकल। फोर्थ, डैश कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज इज डिटरमाइंड बाय अप एंड डाउन मोमेंट्स विदाउट एनी पैटर्न। अगर विथ पैटर्न होता है तो ट्रेंड होता है, विदाउट एनी पैटर्न होता है तो उसको बोलते हैं इररेगुलर कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट, इररेगुलर। ये आप अच्छे से याद रखना, ध्यान से वापस एक बार समझो। जब भी स्मूथ लाइन से डिनोट हुआ तो ट्रेंड लाइन, पीरियोडिक वेरिएशन ईयर आफ्टर ईयर हुआ तो सीजनल, अगर साइक्लिक फ्लक्चुएशंस हुआ है 2 या 2 से ज़्यादा साल में तो उसको बोलते हैं साइक्लिकल वेरिएशन, और अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है बट कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं इररेगुलर। नेक्स्ट, एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज इज डैश इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम अजम्पशन रखते हैं कि एडिटिव टाइम मॉडल ऑफ टाइम सीरीज क्या है, अज्यूम करता है कि उसके कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट है, बट कि मल्टीप्लेट। क्यों ऐसा सर, क्योंकि एडिटिव मॉडल में सब ऐड होता है, तो ऐड होता है तो मतलब सब इंडिपेंडेंट है, किसी का किसी से लेना देना नहीं है। बट मल्टीप्लिकेटिव मॉडल जो है ऐसा कोई अजम्पशन नहीं रखता है, बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में तो हम सारे आंसर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो डिपेंड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो एडिटिव मॉडल अजम्पशन रखता है कि वेरिएबल एक दूसरे से, कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, जबकि मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ऐसा कोई अजम्पशन रखता नहीं है। नेक्स्ट 7, द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ मेजरिंग अ ट्रेंड। सबसे इजी तरीका ट्रेंड लाइन को मेथड करने का है ग्राफिकल मेथड, है ना, इसमें आपको सीधा ग्राफ बना के सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ मेजरिंग ट्रेंड लाइन यूजिंग एवरेजेस। तो एवरेजेस वाला जो कॉन्सेप्ट होता है इसको कौन सा क्या बोलते हैं हम लोग सर, मूविंग एवरेज। ये चैप्टर का ना थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव्स आप एकदम 2-3 बार रिवाइज कर लेना, बिकॉज इसमें थोड़े से मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसको क्या बोलते हैं आप, मूविंग एवरेजेस वर्ड दिखा मतलब मूविंग एवरेज। द कॉम्प्लिकेटेड बट बेस्ट मेथड कौन सा है, तो लीस्ट स्क्वायर,
है ना, लीस्ट स्क्वायर कॉम्प्लेक्स मेथड है, बट इससे आंसर आपका एकदम पक्का आता है, तो इसके लिए बेस्ट मेथड बोला तो क्या बोलने का, लीस्ट स्क्वायर। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज क्लियरली शो डैश ऑफ इट्स मोनोटोन। तो टाइम सीरीज का ग्राफ क्या बताता है सर, टाइम सीरीज का मेन काम है सर ट्रेंड बताने का, तो हमको ट्रेंड बताता है। क्लियर हो गया, हाँ सर प्रॉपर्ली समझा। आ जाओ अभी ट्रू और फॉल्स में। द सेक्युलर ट्रेंड कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज रिप्रेजेंट्स इर्रेगुलर वेरिएशन, फॉल्स है ना। इर्रेगुलर वेरिएशन अभी हमने पढ़ा अपवर्ड डाउनवर्ड विदाउट एनी पैटर्न, ऐसा होना चाहिए। सीजनल वेरिएशन कैन बी ऑब्जर्व्ड ओवर सेवरल ईयर्स, यहाँ ईयर बाय ईयर हो सकता है, ट्रू होगा। साइक्लिकल वेरिएशन कैन ऑकर सेवरल टाइम्स इन अ ईयर, फॉल्स है। साइक्लिकल वेरिएशन का सीक्वेंस सेम रहना चाहिए, बट 2 या 3 साल में होना चाहिए ऐसा, तो ऑकर सेवरल टाइम्स इन अ ईयर नहीं हो सकता है, एक पैटर्न तो फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट, इर्रेगुलर वेरिएशन इज नॉट अ रैंडम कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, ये भी फॉल्स है, इर्रेगुलर वेरिएशन भी कंपोनेंट है टाइम सीरीज का। फिफ्थ, एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज डज नॉट रिक्वायर द अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इट्स कंपोनेंट, दिस इज फॉल्स, एडिटिव मॉडल का अजम्पशन रहना चाहिए। सिक्स्थ, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज डज नॉट, हाँ ये ट्रू है, एडिटिव मॉडल अजम्पशन रखता है इंडिपेंडेंस का, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल जो है वो अजम्पशन नहीं रखता है। ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग ट्रेंड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इन्वॉल्व्स सेवरल कैलकुलेशन, ये फॉल्स है, ग्राफिकल मेथड बहुत ईजी है निकालना। मूविंग एवरेज मेथड ऑफ फाइंडिंग इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इन्वॉल्व्स, ये भी गलत है, मूविंग एवरेज भी ईजी है। लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ फाइंडिंग इज वेरी सिंपल, ये गलत है, लीस्ट स्क्वायर कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें आंसर्स बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो ये तीनों स्टेटमेंट उन लोगों ने फॉल्स ही है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ऑल द 3 वेज ऑफ मेजरिंग ट्रेंड विल गिव ऑलवेज द सेम रिजल्ट, ये भी फॉल्स है क्योंकि ग्राफिकल में ह्यूमन एरर हो सकता है, मूविंग एवरेज में एक अजम्पशन लेके सॉल्व होता है, और जब हम लीस्ट स्क्वायर करते हैं तो एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करके करते हैं, तो तीनों के आंसर्स बट ऑब्वियस है सेम तो नहीं आएगा, थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस होंगे। समझ गया ट्रू और फॉल्स, हाँ सर क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर पे। अब आप आते हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ योर इंडेक्स नंबर। इसमें देखो, इसमें आपका पूरा का पूरा फॉर्मूलास रिवाइज हो जाएगा। प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड, सर सिंपल एग्रीगेट मेथड में प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है समेशन P1 अपॉन P01 का क्या फॉर्मूला होता है बच्चा लोग, समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। व्हाट इज क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला Q01, Q01 जब भी आप लिखने का, यहाँ पे कैपिटल यहाँ पे स्मॉल, समेशन Q1 अपॉन समेशन Q0 इंटू 100, तो सर ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, वैल्यू इंडेक्स नंबर का क्या फॉर्मूला होता है बच्चा लोग, सर समेशन पिकी अपॉन समेशन पोको इंटू कितना 100, ऊपर करंट ईयर का मल्टीप्लिकेशन, नीचे बेस ईयर का, तो देखो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। प्राइस इंडेक्स नंबर बाय वेटेड, प्राइस इंडेक्स नंबर वेटेज से हो जाएगा समेशन P1W अपॉन समेशन P0W इंटू कितना 100। बेस्ट तरीका है फॉर्मूला रिवाइज करने का, इंडेक्स नंबर का MCQ सॉल्व कर लो। नेक्स्ट, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एग्रीगेट मेथड, तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या बन जाएगा बच्चा लोग, समेशन Q1W अपॉन समेशन Q0W इंटू कितना 100, अगेन ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ, वैल्यू इंडेक्स नंबर बाय वेटेड मेथड, तो वैल्यू इंडेक्स नंबर के लिए कुछ नहीं करना है, समेशन P1 Q1W, नीचे क्या आएगा समेशन P0 Q0W इंटू कितना 100, तो सही आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, लैस्पियस का क्या फॉर्मूला होता है बच्चा लोग, सर लैस्पियस का फॉर्मूला होता है समेशन पिको अपॉन समेशन पोको इंटू कितना 100, तो देखो पिको अपॉन पोको इंटू 100 किधर दिया, सर ऑप्शन नंबर सी। पास्चे का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग, समेशन पिकी अपॉन समेशन पोकी इंटू कितना 100, तो देखो पिकी अपॉन पोकी कहाँ पे दिया है, सर ऑप्शन नंबर डी। डॉर्बिश बाउले का क्या फॉर्मूला होता है बच्चा लोग, सर डॉर्बिश बाउले का एक्चुअली फॉर्मूला होता है L प्लस P अपॉन 2, बट L क्या होता है सर, L होता है पिक्को पोको, P क्या होता है पिक्की पोकी, तो चेक करो कहाँ पे पिक्को पोको पिक्की पोकी और बीच में प्लस दिया है, तो देखो सर ऑप्शन नंबर सी में देखो ध्यान से, पिक्को दिया है, पोक्को दिया है, पिक्की दिया है, पोकी दिया है, डिवाइड बाई 2 L प्लस P अपॉन 2 होता है, और इंटू 100 क्योंकि इन दोनों के फॉर्मूला में इंटू 100 होता है, वो कॉमन लेके बाहर लिखा वो लोग ने, तो ये भी आप एक फॉर्मूला याद रखना डॉर्बिश बाउले का। नेक्स्ट, फिशर का फॉर्मूला सर ऐसे ही क्या होता है, रूट ऑफ L इंटू P होता है। अब इसको भी देखो आपको कैसे ऑब्जर्व करना है, पिक्को पोको पिक्की पोकी, अब इन दोनों में भी जब इंटू 100 होता है, 2 बार 100 इंटू 100 रूट में, तो बाहर आके कितने बार हो जाएगा, 1 बार, तो चेक करो कहाँ पे लिखा है समेशन पिक्को अपॉन समेशन पोक्को इंटू समेशन पोक्की अपॉन समेशन पोक्की, और ये पूरा रूट के बाहर इंटू 100, तो देखो ऑप्शन नंबर मुझे दिख रहा है
पिक्को के नीचे पहला ही ऑप्शन सही है। 11 मार्शल एजवर्थ का क्या फॉर्मूला होता है सर? तो मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला ऐसा होता है, समेशन पिक्को अपॉन समेशन पोक्को प्लस समेशन पिक्की प्लस समेशन पोक्की इंटू कितना 100। अब जो ऊपर है उसमें समेशन P1 कॉमन है तो ब्रैकेट में बचेगा Q0 प्लस Q1, जो नीचे उसमें समेशन P0 कॉमन है तो ब्रैकेट में बचेगा Q0 प्लस Q1 इंटू 100। तो देखो ऐसा आपको ऑप्शन दिया है, समेशन P1 ब्रैकेट में Q0 प्लस Q1, समेशन P0 ब्रैकेट में Q0 प्लस Q1। तो ये आप फॉर्मूलाज बाय हार्ट करना। नेक्स्ट वॉल्श का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो वॉल्श इज समेशन P1 रूट ऑफ Q0 Q1, नीचे समेशन P0 इंटू रूट ऑफ Q0 Q1। तो इसका आंसर ऑप्शन ए ही है 12th का। देखो दिया ना यहाँ पे समेशन P1, सॉरी किधर गया, समेशन P1 इंटू रूट ऑफ Q0 Q1 अपॉन समेशन P0 इंटू रूट ऑफ Q0 Q1, समझा? हाँ नेक्स्ट CLI का फॉर्मूला क्या होता है? एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से। तो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से फॉर्मूला होता है लास्पियस जैसे ही, समेशन पिक्को अपॉन समेशन पोक्को इंटू कितना 100। तो ऑप्शन आपका सही है पिक्को पोक्को इंटू 100, ऑप्शन नंबर ए। CLI का फॉर्मूला वेटेड रिलेटिव मतलब फैमिली बजट मेथड से क्या होता है सर? समेशन IW अपॉन समेशन W, ये होता है CLI का फॉर्मूला। अगर आपने वेटेड रिलेटिव या एवरेज या फैमिली बजट मेथड फॉलो किया तो आपका सही आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये सबको समझा? हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट ऑफ 15। तो ये आपका MCQ खत्म हो गया। अब आप फिल इन द ब्लैंक्स में प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड इज। तो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग? समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। व्हाट इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला? समेशन Q1 अपॉन समेशन Q0। मैं नीचे इधर लिख देता हूँ, इधर स्पेस है देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा बच्चा लोग बोलो? समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। सेकेंड का बोलो आंसर समेशन Q1। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का क्या फॉर्मूला होता है? समेशन Q1। ये अभी ना वापस वो लोग ने सेम ही रिपीट किया है तो मैं चाहता हूँ आप ये खुद ही से कर लो। थर्ड वैल्यू इंडेक्स नंबर का क्या फॉर्मूला होता है? समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू कितना 100। तो पहला 3 तो हो गया। फोर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर बाय वेटेज का क्या होगा फॉर्मूला? समेशन P1 W अपॉन समेशन P0 W इंटू कितना 100। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का क्या होगा वेटेज से? समेशन Q1 W अपॉन समेशन Q0 W इंटू 100। वैल्यू इंडेक्स का क्या होगा बच्चा लोग? समेशन P1 Q1 W अपॉन समेशन P0 Q0 W इंटू कितना 100। लास्पियस का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज लास्पियस प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला? समेशन पिक्को अपॉन समेशन पोक्को इंटू 100। पाँचे का क्या होता है बच्चा लोग फॉर्मूला? समेशन पिक्की अपॉन समेशन पोक्की इंटू कितना 100। व्हाट इज डॉर्बिश बाउले का फॉर्मूला? सर डॉर्बिश बाउले का फॉर्मूला होता है L प्लस P अपॉन 2, बट आप MCQ में ऐसे ही लिखो, समेशन पिक्को प्लस समेशन पिक्की, नीचे समेशन पोक्को प्लस समेशन पोक्की, ये पूरा ब्रैकेट में डिवाइड बाई 2 इंटू 100। प्लीज़ आप ऐसे ही लिखना है, MCQ में आया तो आप ऐसे ही लिखो, इसका फॉर्मूला इसी टर्म्स में लिखो। सेम फिशर का भी जब आएगा तो आप ऐसे लिखना फॉर्मूला MCQ के लिए, रूट ऑफ समेशन पिक्को अपॉन समेशन पोक्को इंटू समेशन पिक्की अपॉन समेशन पोक्की, और ये पूरा आंसर इंटू कितना 100। ठीक है, MCQ फिलअप्स में अगर आया तो ऐसे लिखना, अगर MCQ में आया तो आप ऑप्शंस देख के समझ जाना कौन से वे में दिया है। मार्शल एजवर्थ भी अगर फिलअप्स में आया तो आप ऐसे ही लिखना, समेशन P1 ब्रैकेट में Q0 प्लस Q1, नीचे समेशन P0 ब्रैकेट में Q0 प्लस Q1 और इंटू कितना 100। वॉल्श आया तो समेशन P1 रूट ऑफ Q0 Q1 डिवाइड बाय समेशन P0 रूट ऑफ Q0 Q1 इंटू कितना 100। कुछ नहीं है, जो फर्स्ट में हमने किया है ना सेम वही रिपीट हो रहा है बार बार, बाकी कुछ नहीं, जो फर्स्ट में किया सब कुछ रिपीट किया। क्लियर। नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स। समेशन P1 अपॉन P0 इंटू 100 इज द प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट, ट्रू है। समेशन Q0 बाई Q1 नहीं होता है भाई, समेशन Q1 बाई Q0 होता है, तो ये फॉल्स है। वैल्यू के लिए ऊपर 1 1 नीचे 0 0 आना चाहिए, यहाँ पे गलत दिया ना, उल्टा दिया, ये भी गलत है, फॉल्स है। पाश्चे का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग? पिक्को अपॉन पोक्को, ये ट्रू है, फॉल्स है ये भी। पाश्चे ना, पाश्चे क्या होता है? पाश्चे इज पिक्की अपॉन पोक्की, लास्पियस होता है पिक्को अपॉन पोक्को, गलत दिया है। लास्पियस क्या होता है बच्चा लोग? लास्पियस होता है पिक्को अपॉन पोक्को, ये भी फॉल्स है। डॉर्बिश बाउले, सर डॉर्बिश बाउल में कभी इंटू नहीं होता है, प्लस होता है, तो ये भी फॉल्स है। फिशर में कभी प्लस नहीं होता है, फिशर में इंटू होता है, तो ये भी फॉल्स है।
मार्शल एजवर्थ में ऊपर 1 आता है नीचे 0 आता है, तो ये भी फॉल्स है। देखो फटाफट ऑब्जर्व करने का। वॉल्श में भी सर ऊपर 1 नीचे 0 आता है, तो ये भी फॉल्स है। और ऐसा तो कभी हमने फिशर का फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है 10th वाला। फिशर का तो ये होता है ना फॉर्मूला, रूट ऑफ समेशन पिक्को अपॉन समेशन पोक्को इंटू समेशन पिक्की अपॉन समेशन पोक्की, और ये पूरे के बाहर इंटू कितना 100। तो ऐसा तो कुछ दिख रहा नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। समझा क्या पूरा ट्रू और फॉल्स? हाँ सर, इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 5 जो है उसका भी हमने MCQ कर लिया है। अब आओ नेक्स्ट चैप्टर नंबर कौन सा? 6 लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग का हम करते हैं MCQ को। पहले द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमाइज अंडर लीनियर कंस्टेंट्स। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ सकता है? तो मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है आपके फिजिबल रीजन के कोई भी वर्टेक्स पे। सेंटर पॉसिबल नहीं है, 0,0 पॉसिबल नहीं है, वर्टेक्स विच इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस ये भी पॉसिबल नहीं है। एट एनी वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन के कोई भी वर्टेक्स पे आपका आंसर आ सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एवरी LPP हैज़ ऑन ऑप्शनल सोल्यूशन, गलत है। एवरी LPP हैज़ यूनिक ऑप्शनल, ये भी गलत है। इफ LPP हैज़ 2 ऑप्शनल सोल्यूशन देन इट हैज़ इन्फाइनेटली मैनी, ये सही है। अगर किसी LPP का 2 सोल्यूशन सेम आता है तो हम वहाँ पे लिखते हैं कि इस LPP का इन्फाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन है। LPP का ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना अपने फंक्शन को। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ LPP? अ फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज। नेक्स्ट, फोर्थ देखो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 5x प्लस 3y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दिया आपको, और आपको पूछा है कि इसका क्या बताना है, आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो अब है ना इसको रफली सॉल्व करके ना आपको पॉइंट्स ढूंढना पड़ेगा और फिर जाके इसका ग्राफ। तो देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कैसे क्या होता है। फोर्थ वाला एक आप समझो, समझ गया आपको। तो ये जो 2 लाइंस दिया है, एक दिया 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, नहीं ये तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, चलो ये भी लिख ही देते हैं, इसमें तो डालना पड़ेगा ना। अब कंस्ट्रेंट्स के लिए एक दिया 5x प्लस 2y इक्वल टू 10, और एक दिया है मुझे, नहीं देखो वही था, साइन में गड़बड़ किया है लोग ने यहाँ पे। तो 5x प्लस 3y है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एक कंस्ट्रेंट है, मैंने कंस्ट्रेंट का इक्वल टू साइन हटा दिया। एक है 3x प्लस 5y इक्वल टू कितना 15, ठीक है। अब इस LPP का कैसे निकालोगे आप? तो दोनों का साइन है ना लेस देन है, इसका भी साइन लेस देन है, इसका भी, मतलब ये ओरिजिन साइड आएगा, ये पक्की बात है। तो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट्स कैसे ढूंढते हो? x को 0 डालोगे तो y मिल जाएगा, तो आपका एक पॉइंट आएगा 0,2। अब y को 0 डालोगे तो x आ जाएगा, तो 0,5 आएगा। अगर x को 0 डालेंगे तो y 5 आएगा, अगर y को 0 डालो तो x 2 आ जाएगा। एक ये पॉइंट हो गया। यहाँ से अगर आप ढूंढोगे सेम तरीके से, x को 0 डालो तो y आ जाएगा 3, y को 0 डालो तो x आ जाएगा 5। और एक पॉइंट है ना, ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकालेगा। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे करोगे? इसको आप मल्टीप्लाई करना 3 से और इसको आप मल्टीप्लाई करना 5 से। व्हाट इज 5 3 ज़ा 15x, 2 3 ज़ा 6y, 10 3 ज़ा 30। सेकेंड इक्वेशन को भी 15x प्लस 25y इक्वल टू कितना 75। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, तो सब्ट्रैक्ट करके आपको 15 उड़ जाएगा। 6 में से 25 आ गया तो माइनस 19y बचेगा। 30 में से अगर 75 गया तो माइनस 45 बचेगा। माइनस माइनस कैंसिल होकर y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको 45/19। अब x के लिए कोई भी इक्वेशन में डाल दो, तो हम लोग फर्स्ट वाले में डालते हैं 5x प्लस 2 इंटू 45/19 होता है 90/19 इक्वल टू कितना 10। तो 5x हो जाएगा 10 माइनस 90/19। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 190 में से 19 गया तो 100/19, और 5 को भी नीचे भेज दो तो 100/19 इंटू 5, तो ये सॉल्व करके आपको आया 20/19। अब देखो जो सबसे कौन सा आंसर पूछा, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो कोऑर्डिनेट्स भी बड़ा होना चाहिए। तो आपका आंसर ना इधर ही आएगा। देखो यहाँ पे हम पुट कर दो 5 इंटू एक्स के जगह पे 20/19 प्लस वाई के जगह पे 45/19। देखो एक बार ध्यान से, व्हाट इज़ 5 20 ज़ा बच्चा लोग 100, 45 3 ज़ा क्या होता है सर 135, और दोनों के नीचे 19 है, तो इसका फाइनल आंसर 235/19 आएगा। ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। समझा क्या तरीका? सारे कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढ लेने का, कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढने के बाद समझ जाने का कि इसका जो मैक्सिमम सोल्यूशन आएगा ना वो किधर, तो वर्टेक्स पे आएगा बीच में, मतलब 2 लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है मैक्सिमम सम का आंसर वहीं पे आता है। तो आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स और वाई निकालो, वो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाल के देखो। क्लियर हो गया? फोर्थ, फिफ्थ भी सेम है। फिफ्थ आप अभी खुद से ट्राई कर लेना। वापस देखो मैं इसको ना सॉल्व करता हूँ खाली रफली। एक दिया आपको, इधर ही मैं पीछे कर देता हूँ। फिफ्थ में मेरे को खाली आप ये बताओ
फिफ्थ में दो इक्वेशंस क्या दिया आपको सर, एक दिया 3x प्लस वाई इक्वल टू 12 और एक मुझे दिया है कौन सा, दूसरा दिया है मुझे 2x प्लस 5y इक्वल टू 34। अब इसको भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से पहले इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 15x प्लस 5y, 12 5 से कितना 60, इसके नीचे लिखूंगा 2x प्लस 5y इक्वल टू 34। ये दोनों को क्या करोगे बोलो सर, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 13x आ जाएगा, 60 में से 34 गया तो 26, तो x का वैल्यू 2 आ गया, x का वैल्यू 2 डालो इसमें, 3 2 6, तो 12 में से 6 गया तो 6, तो y का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। अब डालो इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, मैक्सिमम बोला तो z मैक्स इधर ही आएगा, डालो z मैक्स क्या है आपका क्वेश्चन 10x प्लस 6y, बट मेरे को नहीं लगता ये MCQ में लोग पूछेंगे क्योंकि इतना टाइम है नहीं, बट फिर भी कर लो। 10 2 20, 6 6 36, तो 20 प्लस 36 कितना 56, तो आपका आंसर 56 आएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। समझा गया? हाँ सर। सिक्स्थ में भी देखो मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, अब मैं चाहता हूँ ये आप खुद से ट्राई कर लेना। सिक्स्थ वाला ये भी उसी तरीके से आपको आ जाएगा 40 कॉमा, अभी इसका ये लोग ने पूछा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आता है ना, तो फिर से आपको ये दोनों लाइंस को ना साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है। चाहिए तो चलो मैं बता ही देता हूँ। सिक्स्थ वाला एक आपका इक्वेशन है सिक्स्थ में 3x प्लस वाई इक्वल टू 12, एक आपका इक्वेशन है 2x प्लस 5y, नहीं मैंने कुछ गलत लिखा है, ये फिफ्थ वाला था। सिक्स्थ वाले का क्या इक्वेशन, सिक्स्थ वाले का एक है x प्लस 2y इक्वल टू 70 और एक आपका इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 15। सो अब इसको 2x बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2x प्लस 4y 72 ज़ा 140, ये तो 2x ही है, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 15। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 2x कैंसिल हो जाएगा, 4y में से y गया तो 3y, 140 में से 15 गया तो क्या बचेगा सर, 140 में से 15 गया तो बचता है 125। ठीक है, तो 125 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है, मैंने कुछ गड़बड़ किया शायद से, या तो इसका इक्वेशन ये लोग ने गलत दिया है, x प्लस 2y इक्वल टू 70 और दूसरा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 15 ना। हाँ, तो यहाँ पे ना ये लोग ने कुछ तो गड़बड़ किया यहाँ पे सोल्यूशन में, मेरे को जितना पता है 40 कॉमा ऑप्शन में क्या दिया है 40 कॉमा 15 दिया है क्या। सो मैं एक बार चेक करता हूँ वापस इक्वेशन। एक है x प्लस 2y इक्वल टू 70, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140 और दूसरा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 15। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3y बचेगा, ये 125 बचेगा, तो 125/3 आ गया। तो y का वैल्यू तो मुझे आता है 41.67 और x का वैल्यू किस में पुट करोगे तो आपको आ जाएगा। तो ये ना कुछ तो मिस्टेक है, इसका जो इन इक्वेशंस है ना उसमें कुछ तो गड़बड़ है। इसका सही आंसर है ना 40,15 है। इसका जो सही इक्वेशन है ना दैट इज़ 40,15, बिकॉज ना इसके कंस्ट्रेंट्स में कुछ तो मिस्टेक है। ये जो दो इक्वेशंस दिया ना इसके कोई ना कोई वैल्यू में गड़बड़ है, बिकॉज ये साइमल्टेनियसली सॉल्व मैक्सिमम सोल्यूशन पूछा ना तो याद रखने का इसको साइमल्टेनियस। देखो इसमें 0,0 किधर दिया ही नहीं है, लेस देन है मतलब ओरिजिन साइड आना चाहिए, तो हमको पता है पॉइंट्स में 0 भी आएगा और एक इंटरसेक्टिंग वाला आएगा, तो आंसर पक्का इंटरसेक्टिंग वाला ही है। तो इन दोनों को सॉल्व करने का साइमल्टेनियसली आपको पॉइंट मिल जाएगा, बट इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो पॉइंट में आ रहा है और कोई भी ऑप्शन पॉइंट में दिया नहीं है, मतलब इसका जो इनइक्वेशन है ना वो गड़बड़ है। 7 of all the points of the feasible region the optimal value of z is obtained at a point at vertex of feasible region, है ना, feasible region के vertex पे ही मिलता है। नेक्स्ट, feasible region the set of points which satisfy the objective function all the given function। सर all the given function feasible region क्या होता है, वैसे पॉइंट्स जो मेरे सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करे, तो all the given function आना चाहिए। 9th अगेन सेम वे है, 9th भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो आपको इसका आंसर आएगा। सो आप सॉल्व करके ना आप चेक कर लेना उसको। मिनिमाइज बोला है ना अभी ये लोग ने, तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। दोनों के एक आपको लेना पड़ेगा x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 1 है, मतलब ये हो जाएगा x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। दूसरा है आपका x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 10। तो इन दोनों के आपको पॉइंट्स मिलेंगे और पॉइंट्स मिलने के बाद फिर आपको इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, तो इसको तो आपको चेक करना पड़ेगा। या तो एक तरीका और है, आप 0 और हाफ इसमें पुट करो, तो व्हाट इज़ 0 प्लस हाफ। सो 0 प्लस हाफ का मतलब होता है 2 इंटू हाफ इज़ 1, सो ये 1 आ गया।
क्या 1 से छोटा और 10 से कम होता है? हाँ सर सही है, तो ऑप्शन ए सही हो सकता है, हो रहा है ना, ऑप्शन ए सेटिस्फाई, कंस्ट्रेंट में डालो सेटिस्फाई होना चाहिए, तो सेटिस्फाई हो रहा है तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ, देखो अभी इसके कॉर्नर पॉइंट्स पूछे, तो कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के लिए कुछ नहीं करने का, ऑप्शन डालने का, 0 0 डालो, क्या 0 4 से छोटा होता है? ट्रू है। इसमें भी डालो, क्या 0 7 से छोटा होता है? हाँ सर ये ट्रू है। अब 4 0 डालो, व्हाट इज 4 + 0? 4, क्या 4 4 के बराबर होता है? हाँ सर। 2 4 8, क्या 8 7 से छोटा होता है? नहीं सर, तो ऑप्शन ए जो इसका है 10 सम का वो गलत है, समझा क्या? मेरे सारे इन इक्वेशन को सेटिस्फाई, बी ऑप्शन पे आओ। 0 0 तो सर हो रहा था, 7/2 0 डालो, 7/2 + 0, 7/2 का मतलब 3.5, क्या 3.5 4 से छोटा होता है? हाँ सर। इसमें डालो 7/2, व्हाट इज 2 × 7/2? 7, क्या 7 7 के इक्वल होता है? हाँ सर, तो 7/2 0 भी हुआ। अब 3 1 डालो, व्हाट इज 3 + 1 बच्चा लोग? 4, क्या 4 4 के इक्वल होता है? हाँ सर। इसमें डालो 2 3 6, 6 + 1 7, क्या 7 7 के इक्वल होता है? हाँ सर। अब 0 4 डालो, 0 + 4 4, क्या 4 4 के इक्वल होता है? हाँ सर। इसमें डालो 2 0 0, 0 + 4 4, क्या 4 7 के छोटा होता है? हाँ सर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। कुछ भी सॉल्व नहीं करने का, सारे पॉइंट्स को आपके ऑब्जेक्टिव, आपके कंस्ट्रेंट्स में डालने का, सब कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, अगर होता है तो वो इसका फिजिबल आंसर है। नेक्स्ट, आपको एक कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढ के दिया है, आपको इसका पूछा है आपको 11th वाले का, कि आपको क्या ढूंढना है, कौन से पॉइंट पे इसका सोल्यूशन मैक्सिमम आएगा, 13 आना चाहिए मतलब। तो अगर मैं 0 0 डालूँ तो इसका आंसर तो आएगा ही नहीं 13। 2 0 डालूँ तो देखो होता है 6.5 × 2 कितना होता है सर? 6.5 × 2 + 0, तो दिस इज 13 ना, तो आंसर आएगा बी ऑप्शन, 2 0। नेक्स्ट, इफ द कॉर्नर पॉइंट्स ये सारे आपको दिए है, आपको इसका वैल्यू पूछा, अगेन सेम लॉजिक, मैक्सिमम वैल्यू 0 0 डालेगा तो 0 आएगा। 3 0 डालो, 4 3 12, तो इसका आंसर 0 आ रहा है, इसका आंसर 12 आ रहा है। 2 1 डालो, 4 2 8, 8 + 5 कितना? 13, इस पर 13 आ रहा है। 0 7/3, तो 0 ही रहेगा। 5 × 7/3 इज 35/3, जो कि होता है 11.67। तो मैक्सिमम आंसर कहाँ पे है सर? 12 है ना, तो मैक्सिमम सोल्यूशन 12 आएगा इसका, समझा क्या? नहीं 13 है, 2 1 पे था ना, तो 13 है, 13 पे है। ये 0 है, ये 12 है, ये 13 है, और 35/3, 13 आंसर आएगा। नेक्स्ट 13th वाला देखो, इफ़ द कॉर्नर पॉइंट्स वापस दिया 0 10, 0 10 दिया है, 2 2 दिया और 4 0 दिया, तो अभी वापस आपको इसमें पुट करना है। इसका भी ये लोग ने यही पूछा है, मिनिमम वैल्यू z का, तो मैं इधर ही करता हूँ सॉल्व। क्या क्या पॉइंट्स दिया है सर? एक आपको दिया है 0 0, एक आपको दिया है 0 10 दिया, एक आपको दिया है 2 2, और एक आपको दिया है 4 0। डालो इसमें, सो 0 10 डालो तो ये 20 आएगा, 2 2 डालो तो 3 2 6, 6 + 4 10 हो जाएगा, 4 0 डालो तो 12। तो मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो मिनिमम कहाँ पे आ रहा है? 10 सबसे छोटा है ना, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 2 2। वर्ड पढ़ने का, द हाफ प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय कंस्ट्रेंट, तो इसका कंस्ट्रेंट पूछा है, बहुत सिंपल है, मतलब ये कौन सा कंस्ट्रेंट इसको सेटिस्फाई करेगा। फिर से सिंपल, 0 0 डालो, 3 0 0, 2 0 0, क्या 0 0 के इक्वल होता है? हाँ सर, खत्म कहानी, ऑप्शन से सही है। कंस्ट्रेंट डाल के चेक करने का मतलब पॉइंट्स डाल के चेक करने का, मेरे कंस्ट्रेंट को जो सेटिस्फाई करेगा वो ऑप्शन मेरा सही है। अब इसमें 0 0 डाल के देखो होता है क्या? नहीं होएगा सर। 0 क्या 14 से बड़ा होता है? नहीं सर। 2 2 डालो, व्हाट इज 4 2 8, व्हाट इज 3 2 6, क्या 14 के इक्वल होता है? हाँ सर, तो सही आंसर इज ऑप्शन बी 2 2। समझा सबको? हाँ सर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स पे। ग्राफिकल सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन, दोनों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन 0 लाइन्स इन डैश क्वाड्रेंट। x भी 0 से बड़ा होना चाहिए, y भी 0 से बड़ा, दोनों पॉजिटिव ना, तो दोनों पॉजिटिव मतलब फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आएगा। या तो इस क्वेश्चन का ना आंसर थर्ड क्वाड्रेंट दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, बट वो गलत है, या तो फिर इसके इन इक्वेशन में कुछ गड़बड़, किधर तो इसमें फिर गड़बड़ रहेगा तभी, नहीं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आंसर आना चाहिए। द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन्ड एट द वर्टेक्स point of visible region. The region represented by inequality y less than or equal to 0 and
इसमें भी देखो कुछ गड़बड़ है, इधर x नहीं दिया है ये लोग ने, y 0, y नेगेटिव है। y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में रहता है बच्चा लोग? सर y नेगेटिव, y नेगेटिव पहले क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव रहता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव रहता है, y पॉजिटिव रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सर y नेगेटिव रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी y। तो इसका आंसर थर्ड क्वाड्रेंट भी आ सकता है और फोर्थ क्वाड्रेंट भी आ सकता है। समझा क्या सबको? हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो द कंस्ट्रेंट दैट अ फैक्ट्री हैज़ टू एम्प्लॉय मोर वुमेन देन मैन इज गिवन बाय। वुमेन ज़्यादा होना चाहिए मैन से, तो वुमेन y है, ये ज़्यादा होना चाहिए मतलब ग्रेटर किससे? x से, तो y ग्रेटर देन x आएगा। समझा क्या? नेक्स्ट, अ गराज एम्प्लॉयज 8 men टू वर्क इन इट शोरूम एंड रिपेयर शॉप। आगे बोला है द कंस्ट्रेंट देर मस्ट बी नॉट लीस्ट 3 men in the showroom and repair shop. The constraint that there must be at least 3 men in showroom and at least 2 men in repair shop are. तो at least 3 men in showroom को आप लिख सकते हो x greater than or equal to 3, at least 2 men in repair shop को आप लिख सकते हो y greater than or equal to 2। समझा? हाँ सर। A train carries at least twice as many first class passenger as second class passenger। तो आपको क्या आएगा? तो ट्रेन क्या कर रहा है? ट्वाइस पैसेंजर कैरी कर रहा है फर्स्ट क्लास में जितना सेकंड क्लास में है। तो इसका मतलब जो x का वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है? 2y है ना। वापस पढ़ो, अ ट्रेन कैरीज एटलीस्ट ट्वाइस एंड इज मैनी फर्स्ट क्लास पैसेंजर, तो ये 2y हो गया। एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है बाय किससे? सेकंड क्लास पैसेंजर, मतलब सेकंड क्लास पैसेंजर ज़्यादा रहेगा ना, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2y आएगा। 8, अ डिश वॉशिंग होल्ड्स अप टू 40 पीसेस। तो मैक्सिमम इसके पास 40 पीसेस है, मतलब x का वैल्यू 40 या 40 से तो क्या होगा? कम होगा। समझा MCQ? हाँ सर। अब आओ ट्रू और फॉल्स में। द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द इनइक्वालिटीज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन, दोनों पॉजिटिव है तो ट्रू है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, x नेगेटिव y नेगेटिव पॉजिटिव है, y भी नेगेटिव और x भी नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट आना चाहिए, फॉल्स है। दोनों नेगेटिव मतलब थर्ड आएगा। द ऑब्जेक्टिव वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी एट द सेंटर ऑफ द फिजिबल रीजन, फॉल्स है, वर्टेक्स पे आता है, सेंटर पे नहीं आता है। फोर्थ, ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ, ये देखो ये लेस देन और इक्वल टू 0 है मतलब नेगेटिव, ये ग्रेटर है पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए, दिया है तो ट्रू है। फिफ्थ, सानिया वांट्स टू इन्वेस्ट एटमोस्ट 24,000 इन बॉन्ड्स एंड, तो एटमोस्ट का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू, दोनों का मिला के मतलब x प्लस वाई, तो ये सही है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, द पॉइंट 1,2 इज नॉट अ वर्टेक्स ऑफ, ये तो कैसे चेक करेंगे सर? इसमें डालो 1,2, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, तो 8, क्या 8 लेस देन और इक्वल टू 6 होता है? क्या 8 6 से छोटा है? फॉल्स है ना। हाँ, मतलब तो 1,2 इस पर वर्टेक्स नहीं रहेगा, ये ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड में भी डाल के देखो, 5 × 1 5, 3 2 ज़ा 6, तो 11, क्या 11 15 से, सॉरी 5 1 ज़ा 5, 3 2 ज़ा 6, तो ये होएगा आपका कितना? 5 + 6 हो जाएगा ना 11। क्या 11 15 से छोटा होता है? हाँ सर, बट दोनों इन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, तो इसके लिए वर्टेक्स नहीं होगा, ट्रू है मतलब स्टेटमेंट। समझा ना? दोनों करना चाहिए था, दोनों करता तो ये वर्टेक्स बनता, कोई भी इन इक्वेशन को नहीं किया तो वर्टेक्स नहीं बनेगा, मतलब वो उसका फिजिबल पॉइंट नहीं आएगा। द फिजिबल सोल्यूशन ऑफ एलपीपी बिलोंग्स टू ओनली क्वाड्रेंट 1, द फिजिबल रीजन ऑफ ग्राफ x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस वाई। हाँ देखो, एक साइन लेस देन इक्वल टू, एक ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब बीच में मिलेंगे, बीच में मिलेंगे मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलेंगे, तो ये ट्रू है ना। हम देखो, हम जब ऐसे सम्स के ग्राफ हम लोग जो बनाते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही बनाते हैं, है ना। और ये सारे क्वाड्रेंट्स के जो वैल्यूज आएंगे ना वो पॉजिटिव ही आएंगे, तो सब पॉजिटिव आएगा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, ये स्टेटमेंट ट्रू है। समझ गया सबको? इसके MCQ थोड़े से ट्रिकी है, आप इसको प्लीज़ 1-2 बार अच्छे से प्रैक्टिस करना, या पढ़ लेना या रट्टा मार लेना, जैसे भी आपका मर्जी कर लेना। अब आओ 7 चैप्टर पे, दैट इज असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट, इन सीक्वेंसिंग एन ऑप्टिमल पाथ इज वन दैट मिनिमाइजेस elapsed टाइम या मिनिमाइजेस आइडल टाइम, बोथ A and B। elapsed टाइम भी मिनिमाइज होना चाहिए और आइडल टाइम भी कम होना चाहिए, है ना, तो बोथ A and B आएगा। इफ़ जॉब A to D हैज़ प्रोसेसिंग टाइम 5 6 8 4 एंड फर्स्ट मशीन, तो पहले पे मशीन पे है A B C D का 5 6 8 4, दूसरे पे है 4 7 9 10। तो हम कैसे करते थे, याद करो,
सर पहले सबसे छोटा देखने का, तो सबसे छोटा 4 है, इधर भी और इधर भी है। जो नीचे रहता है उसको हम लास्ट में प्रोसेस करते हैं, जो ऊपर रहता है उसको फर्स्ट में। तो पहले डी आएगा और लास्ट में ए आएगा, तो ये दोनों जॉब तुम्हारा चले गया। अब देखो छोटा क्या है सर, 6 है, तो 6 पहले मशीन में, तो बी आ जाएगा और बचेगा सी, तो डी बी सी आना चाहिए, जो है ऑप्शन नंबर बी। समझा? नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम इज टू फाइंड द ऑर्डर इन विच जॉब्स आर टू बी मेड, गलत है। टू फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड, ये भी नहीं है। टू फाइंड द सीक्वेंस इन विच जॉब्स ऑन द हैंड्स आर टू बी प्रोसेस टू मिनिमाइज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, ये सही है। मेन काम क्या है सीक्वेंसिंग का, इस तरह से सीक्वेंस करो ताकि आपका टाइम क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, तो ऑप्शन सी सही है। Next, if there are n jobs and m machines, then there will be dash sequences of doing the job. तो इसका अपना फॉर्मूला रट्टा मार लो, n फैक्टोरियल रेस टू m होता है। क्या होता है यहाँ पे? n फैक्टोरियल रेस टू m। मतलब अगर 2 जॉब्स है और 2 मशीन्स है तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल रेस टू 2, मतलब इसके 4 सीक्वेंस बनेंगे जॉब करने का। क्लियर है? मतलब अलग अलग पॉसिबल वेज। तो n फैक्टोरियल रेस टू m होता है, ये आप रट्टा मार लेना, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ। नेक्स्ट, द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय, सर असाइनमेंट जो प्रॉब्लम होता है वो हंगेरियन मेथड से सॉल्व होता है, और जो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम है वो जॉनसन्स मेथड से होता है। 6, इन सॉल्विंग 2 मशीन्स एंड n जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम द फॉलोइंग अजम्पशन इज रॉन्ग, सो नो पासिंग इज अलाउड, प्रोसेसिंग टाइम्स आर नोर, हैंडलिंग द टाइम ऑफ पासिंग डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ मशीन, ये अजम्पशन गलत है, ऐसा कोई अजम्पशन नहीं है। द टाइम ऑफ पासिंग डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ मशीन, ये गलत है। इसका कोई 2 मशीन का जब सम होता है तो ये टेक्स्ट बुक में दिया, आप चाहिए तो पढ़ लेना। नो पासिंग इज अलाउड, ये अजम्पशन ट्रू है। प्रोसेसिंग टाइम्स आर नोन, ये भी ट्रू है। हैंडलिंग टाइम इज नेग्लिजिबल, ये भी ट्रू है। द टाइम ऑफ पासिंग डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ मशीन, ये गलत है, ऐसा कुछ रूल नहीं होता है, ऑर्डर्स क्योंकि डिफरेंट आ सकते हैं। 7, टू यूज़ द हंगेरियन मेथड ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रिक्वायर्स कन्वर्टिंग ऑल प्रॉफिट्स टू अपॉर्चुनिटी लॉसेस। हाँ, जब ये प्रॉफिट का क्वेश्चन आता है असाइनमेंट सीक्वेंसिंग में, तो आपको प्रॉफिट के क्वेश्चन को पहले छोटा करना पड़ता है ना। जब आप मैक्सिमाइज को मिनिमाइज में लेके आते हो तब तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, सारे प्रॉफिट्स को अपॉर्चुनिटी लॉसेस में, उसको ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट, यूजिंग हंगेरियन मेथड द ऑप्टिमल असाइनमेंट टू प्रॉब्लम टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट इज, अब इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो मैं करूँ क्या इतना वाला सॉल्व, देखो यहाँ पे रफली फटाफट करते हैं। सो यहाँ पे अपने को एक डेटा दिया है, पहले मैं वो डेटा लिख देता हूँ फिर आपको समझिएगा। सो यहाँ पे एजेंट दिया है 1 2 3 4, यहाँ पे दिया है A B C D, ए में दिया है 10 14 18 15, बी में दिया है 12 11 21 20, फिर इसमें दिया है 15 19 23 26 और लास्ट वाले में दिया है 25 32 29 28। पहला स्टेप होता है हम हर एक में से छोटा एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं और पूरे रो को उससे माइनस करते हैं। तो फर्स्ट में 10 छोटा है, सेकंड में 11 छोटा है, थर्ड में आपका आई थिंक 18 छोटा है और लास्ट वाले में आपका 15 छोटा है। तो पहले वाले को 10 से माइनस करोगे तो क्या आएगा 0 2 5 और 15। सेकंड को 11 से माइनस किया तो 3 0 8, 32 में से 11 किया तो 21। नेक्स्ट 18 से माइनस किया तो 0 3 5 और 11। लास्ट वाले को 15 से तो 0 5 11 13, बराबर है। अब करने का कॉलम मिनिमाइजेशन, तो हर एक कॉलम का छोटा, पहले कॉलम का छोटा 0 ही है, सेकंड का भी 0 ही है, थर्ड का छोटा इज़ 5, फोर्थ का छोटा इज़ 11। तो अभी करो इसको, तो पहला रो सेम ही रहेगा 0 3 0 0, नेक्स्ट वाले में भी सेम ही रहेगा 2 0 3 5, थर्ड वाले में 5 से माइनस करो तो 0, 8 में से 5 गया तो 3, फिर से 0, 11 में से 5 गया तो 6, 15 में से 11 गया तो 4, 21 में से 11 गया तो 10, ये 0 और ये हो जाएगा 8। अब आप 0 मार्किंग करने जाओ, पहले वो रो सिलेक्ट करो जिसमें सिर्फ एक 0 है, तो वैसा रो सिर्फ सेकंड रो है, इसको हमने सिलेक्ट किया। और फिर से बोलो और कोई रो दिख रहा है जिसमें सिर्फ एक 0 है, सर यहाँ पे एक 0 है और इसके रो में और कोई 0 है तो उसको कैंसिल कर दो, बराबर है। तो यहाँ से भी ये 0 सिलेक्ट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो देखो कौन सा जॉब किसको गया, तो पहला जॉब गया सी को, सेकेंड जॉब गया बी को,
थर्ड जॉब गया डी को और फोर्थ जॉब गया ए को, तो सी बी डी ए सीक्वेंस आना चाहिए, सी बी डी ए, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर ए। समझा ना, ये सॉल्व हमने किया, ऐसा सम भी पूछते हैं, ये आपको आना चाहिए करने को। आ जाओ आगे नेक्स्ट 9, द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज सेट टू बी अनबैलेंस। अनबैलेंस कब होता है? जब नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। हाँ सर, जब नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम तो भी, दोनों ही केस में अनबैलेंस्ड होता है। इक्वल होएगा रो और कॉलम तभी बैलेंस्ड होता है, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो अनबैलेंस्ड होता है। द असाइनमेंट सीक्वेंस इज सेट टू बी बैलेंस्ड इफ, अभी हमने पढ़ा नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज सेट टू बी बैलेंस्ड इफ इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, है ना, पढ़ा है ना मैट्राइसिस में, स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। नंबर ऑफ रो शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स से बोलते हैं। इन एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इफ नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉलम्स देन डमी कॉलम इज एडेड डमी रो। तो आपका नंबर ऑफ रो ज़्यादा है, रो ज़्यादा है, कॉलम कम है, तो आपको कॉलम में ऐड करना पड़ेगा ना, तो डमी कॉलम इज एडेड आएगा, इसका आंसर परफेक्ट है। नेक्स्ट, इन अ 3 machine and 5 jobs problem, the least time of processing times on machine ABC are 5, 1 and 3 and the highest processing times are 9, 5 and 7, then it can be converted to 2 machine if the order of machine is, तो least time दिया हमको 5, 1, 3, highest time दिया 9, 5, 7, तो कैसे करोगे बोलो? सो 5, 1, 3 है और 9, 5, 7 है, ये है ना, अपने को 2 दिया, तो 5, 1, 3 और इधर नीचे है 9, 5, 7, आप ऐसा समझो। सो इसको ऐड करेंगे ना पहले, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 14, 6, 10। तो अब बताओ, सबसे पहले नहीं, इसको तो अपने को नॉर्मल मेथड से ही करना पड़ेगा, तो सबसे पहले किसको जाएगा जॉब? लीस्ट टाइम ये लोग ने दिया है 5, 1, 3 और हाईएस्ट प्रोसेसिंग टाइम क्या दिया है 9, 5, 7, देन इट टू कन्वर्ट इनटू 2 machine प्रॉब्लम। तो 2 machine प्रॉब्लम के लिए पहले मिन मैक्स मिन ढूंढना पड़ता है ना, तो मिन मैक्स मिन के हिसाब से अपने को देखने बोला ये लोग ने। तो हाँ, जब भी ऑर्डर ऑफ सीक्वेंसिंग नहीं दिया रहेगा तो ऑर्डर ऑफ सीक्वेंसिंग तो ABC ही होता है ना, तो ABC लेना पड़ेगा ना ऑर्डर ऑफ सीक्वेंसिंग, तो है ना। हम लोग मिन मैक्स मिन देते हैं, तो अपने को यहाँ पे देखो 3 मशीन्स है ABC, इसका मिनिमम वैल्यूज हमें दिया है 5, 1, 3 और मैक्सिमम वैल्यू हमें दिया 9, 5, 7। तो हम क्या फॉलो करते हैं सर? मिनिमम ऑफ A, मैक्सिमम ऑफ B और मिनिमम ऑफ C। तो व्हाट इज मिनिमम ऑफ A? 5, मैक्सिमम ऑफ B 5, मिनिमम ऑफ C कितना? 3। तो 5 लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होता है ना, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा? ABC का ही, तो आंसर ABC आएगा इसका। 14, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज टू असाइन नंबर ऑफ जॉब्स टू इक्वल नंबर ऑफ प्रोसेस एट मैक्सिमम। नहीं सर, करना यही है बट मिनिमम कॉस्ट पर, मैक्सिमम कॉस्ट पे नहीं, सो आंसर विल बी मिनिमम कॉस्ट। नेक्स्ट, एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड व्हेन, कब? जब नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सेकेंड, when the number of row is equal to number of column then the problem is said to be balanced। इसका आंसर बैलेंस्ड आएगा। मैं यहाँ पे एरो मार्क करके लिख रहा हूँ, समझ जाना। फॉर सॉल्विंग एन असाइनमेंट प्रॉब्लम द मैट्रिक्स शुड बी अ, कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, नंबर ऑफ रो शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इफ द गिवन मैट्रिक्स इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन द प्रॉब्लम इज कॉल्ड अनबैलेंस। अ डमी रो और कॉलम विद द कॉस्ट एलिमेंट एज डैश द मैट्रिक्स ऑफ अनबैलेंस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो 0, 0 ऐड करेंगे ना, डमी बोला तो 0 एलिमेंट्स ऐड करने का। The time interval between starting the first job and completing the last job including the idle time in a particular order by given set of machine is called, इसको बोलते हैं total elapsed time, है ना। फर्स्ट से लास्ट तक का जॉब का जो काम होता है उसका जो फाइनल आंसर आता है हम उसको क्या बोलते हैं? टोटल elapsed टाइम। नेक्स्ट, आइडल टाइम भी उसमें इंक्लूडेड रहता है, बाद में इसके लिए तो हम आइडल टाइम का फॉर्मूला निकाल के उसका अलग से फाइंड करते हैं। द टाइम फॉर व्हेन अ मशीन J डज नॉट हैव अ जॉब टू प्रोसेस टू स्टार्ट द जॉब I इज कॉल्ड आइडल टाइम, है ना। जब तक एक खत्म नहीं रहेगा दूसरा आइडल ही बैठेगा, तो आइडल टाइम होता है। मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ट्रांसफर टू मिनिमाइजेशन बाय सब्ट्रैक्टिंग ईच एंट्री इन द टेबल फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू, है ना। प्रॉफिट जब ये मैक्सिमम का समय आएगा तो पहला स्टेप क्या होता है? पूरे मैट्रिक्स का जो सबसे बड़ा एलिमेंट रहेगा उससे सबको माइनस करेगा, तो आंसर विल बी मैक्सिमम वैल्यू। व्हेन एन असाइनमेंट प्रॉब्लम हैज मोर देन वन सोल्यूशन देन इट हैज़, क्या बोलेगा सर? बोलेगा मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऐसा एक सम है बुक में जिसमें 2 अल्टरनेट सोल्यूशन आते हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन। 10th में आपको प्रिंटिंग का टाइम्स दिया है 5, 8, 10, 7
और आपको डेटा एंट्री का टाइम दिया 7436। आपको सीक्वेंस पूछा है, तो इसको मैं सपोज ABCD बुलाता हूँ। तो बोलो कैसे करोगे सीक्वेंस से? सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? सबसे छोटा 3 है। तो यहाँ पे जब हम लोग जॉब्स बनाएंगे तो कितना जॉब्स बनेगा सर? 4 जॉब्स। तो पहला जॉब जाएगा C को, बट ये एंड में है, मतलब ये नीचे है तो एंड में लिखने का C। अब ये हट गया। अब छोटा क्या है? 4। सर ये भी नीचे है तो C के पीछे आएगा B। अब छोटा क्या है सर? 5 है, बट ये ऊपर है तो आगे आएगा, बराबर है। और फिर बीच में क्या बच गया? D। तो ADBC आएगा सीक्वेंस, A-D-B-C। समझे ये भी? हाँ सर। अबाउट ट्रू और फॉल्स पे, वन मशीन वन जॉब इज़ नॉट एन अजम्पशन इन सॉल्विंग सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। फॉल्स है। एक मशीन को एक ही जॉब हो सकता है। इफ़ देर आर 2 लीस्ट प्रोसेसिंग टाइम्स फॉर मशीन ए एंड मशीन बी, प्रायोरिटी इज गिवन फॉर द प्रोसेसिंग टाइम विच हैज़ लोवेस्ट टाइम। ये सही है ना? जब भी 2 मशीन के लीस्ट टाइम सेम है तो हम पहले देखते हैं उसके नीचे वाले का एलिमेंट, जिसका छोटा है पहले हम उसको प्रोसेस करते हैं। टू कन्वर्ट द असाइनमेंट प्रॉब्लम इनटू अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द मैट्रिक्स इज डिडक्टेड। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मैक्सिमम एलिमेंट लार्जेस्ट से सब्ट्रैक्ट होता है। द हंगेरियन मेथड ऑपरेट्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैट्रिक रिडक्शन वेयर बाय द कॉस्ट टेबल इज रेड्यूस्ड टू सेट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये ट्रू है ना? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एलिमेंट्स को छोटा छोटा करते हैं ना, मतलब हम लोग खर्चा को कम करते हैं, तो इसके लिए उसको ये बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन अ सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम द प्रोसेसिंग टाइम्स आर डिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग द जॉब्स ऑफ मशीन। फॉल्स है, हमने अभी पढ़ा था, और ये अजम्पशन नहीं है उसका। नेक्स्ट, ऑप्टिमल असाइनमेंट्स आर मेड इन द हंगेरियन मेथड टू सेल्स इन द रेड्यूस्ड मैट्रिक्स दैट कंटेन अ जीरो। है ना? जहाँ पे जीरो रहता है वहाँ पे हम बॉक्स बनाते हैं। Using the Hungarian method, the optimal solution to an assignment problem is found when the minimum number of lines required to cover the zero cells in the reduced matrix equal to number of persons. True है ना? जब बैलेंस कब होता है क्वेश्चन? जब नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉन। ऑप्टिमल सोल्यूशन कब आता है? जब नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ जॉब्स। है ना? तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। इन एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इफ द नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो देन वी ऐड अ डमी कॉलम। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आप डमी रो ऐड करोगे, प्रॉपर पढ़ो। आपको बोला है नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा है, रो कम है, तो रो में डमी ऐड होएगा ना। नेक्स्ट, द पर्पज ऑफ डमी रो और कॉलम इन द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज टू ऑब्टेन बैलेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज। हाँ, ये ट्रू है। बैलेंस करने के लिए हम डमी ऐड करते हैं। लास्ट, वन ऑफ द अजम्पशन मेड वाइल सीक्वेंसिंग n जॉब्स ऑन 2 मशीन्स इज 2 जॉब्स मस्ट बी लोडेड एट अ टाइम ऑन एनी मशीन। ये फॉल्स है, ऐसा कोई अजम्पशन नहीं होता है। सो दिस इज योर कौन सा चैप्टर हो गया? ये आपका, ये हो गया आपका असाइनमेंट सीक्वेंसिंग खत्म। क्लियर है? हाँ सर। अभी आ जाओ लास्ट चैप्टर, वो होगा आपका प्रोबेबिलिटी। आ जाओ प्रोबेबिलिटी चैप्टर पे। एक मिनट रुकना, एक डाउट है, मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ। जो फर्स्ट इक्वेशन और जो तेरा रिप्लेसमेंट के बाद में इक्वेशन है, दोनों का डिनोमिनेटर चेक कर, सेम ही है। आगे पीछे लिखा तो इसका मतलब थोड़ी होता है a प्लस बी और b प्लस ए सेम ही होता है ना, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है। तो न्यूमरेटर वी कैन ऐड, तो न्यूमरेटर ऐड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा √x प्लस √7 माइनस एक्स, नीचे भी वही है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल होकर 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, उसमें 2 to 5 पुट करेंगे तो 5 - 2 3 हो जाएगा, और i का एडिशन 2i हो जाएगा। तो 2i = 3, मतलब i का वैल्यू 3/2। जो अभी लास्ट चैप्टर करते हैं प्रोबेबिलिटी का सम्स। एफ ऑफ एक्स इज अ CDF ऑफ डिस्क्रीट हुज PMF इज गिवन बाय। तो आपको ये पूछा है, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस को पहला समझो। आपको इक्वेशंस दिया है P ऑफ एक्स इक्वल टू K इंटू, ये जो ब्रैकेट रहता है इसको हम बोलते हैं 4CX। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसमें x का वैल्यू है 0 1 2 3 4, ये आपको इसका अलग अलग आपको प्रोबेबिलिटीज ढूंढना है। ठीक है, अब ना ये क्वेश्चन आपको सॉल्व भी नहीं करना है। देखो ध्यान से, क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको पूछा किसका वैल्यू है सर? f ऑफ 5 का, और हमारे पास स्टेप्स क्या है? 0 1 2 3 4। कोई भी फंक्शन जब CDF होता है तो वो मैक्सिमम कितना वैल्यू अटेन कर सकता है? 1। तो इसका डायरेक्ट आंसर 1 है। मैक्सिमम CD चढ़ गया ना वो, f ऑफ 5 के पहले कौन सा CD आएगा? 0 1 2 3 4 सब आएगा ना।
तो इसका मतलब वो हर एक स्टेप चढ़ चुका है, तो इसका फाइनल जो आंसर आएगा ना वो 1 ही आएगा। f(5) विल बी इक्वल टू 1। इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, और अगर आपको करना है तो आप करो, सबको ऐड करके लास्ट में 1 ही मिलेगा आपको, क्योंकि ये मैक्सिमम CD अटेन कर चुका है। मैक्सिमम f(5) मेरे फंक्शन में नहीं है ना, मेरे फंक्शन में सिर्फ f(4) तक जा सकता है, तो f(5) के लिए भी उसका आंसर उतना ही रहेगा जितना f(4) के लिए रहेगा। क्या ये बात सबको समझा? हाँ सर, क्लियर है। नेक्स्ट सेकेंड, ये आपको CDF का टेबल बना के दिया है, आपको f(-3) पूछा है। अगेन इसका आंसर f(-3). क्या इस टेबल में f(-3) है बच्चा लोग? सर है ही नहीं, तो इसका आंसर विल बी 0। आता है ना वो =0 अदरवाइज लिखा रहता है। तो यहाँ पे देखो आप xi के जो वैल्यूज़ है, इसमें क्या आपका -3 है? नहीं है ना सर, तो -3 नहीं है तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। समझ गया बात? अगर इसमें से कोई वैल्यू रहता तो हम लोग अप्लाई करते प्रॉपर्टी को। थर्ड देखो, x is a number of obtained on the uppermost face of a die thrown E of x is। इसका आपको शॉर्टकट मैंने बताया 3.5 है सीधा इसका आंसर। जब भी एक डाइस को आप थ्रो करते हो तो उसका E of x कैसे निकलता है? डाइस के ऊपर क्या क्या नंबर आ सकता है पॉसिबल? 1 2 3 4 5 6, और इसके सारे के प्रोबेबिलिटीज़ क्या है सर? 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, ठीक है ना। अब एक्सपेक्टेड वाले पूछा है तो क्या करना पड़ेगा? x इंटू पी ऑफ एक्स, तो ये 1/6, ये 2/6, ये 3/6, ये 4/6, ये 5/6 और ये 6/6। सबको अगर आप ऐड करोगे ना तो 21/6 आएगा, जो कि होता है 3.5 मेरा आया था। अब सपोज अपने को देखो यहाँ पे q प्लस पी का वैल्यू 1 होता है, तो सबको मालूम है। मैं पहले e ऑफ x निकालता हूँ। e ऑफ x का फॉर्मूला है समेशन x इंटू पी ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा 2pq प्लस 2p²। इसमें से हम 2p को बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा? q प्लस p। सक्सेस और फेलियर का एडिशन 1 होता है तो मालूम है, तो e ऑफ x अपने को 2p आ गया। ये समझ गया। अब आओ वेरिएंस का, तो वेरिएंस के लिए पहले मैं 5th कॉलम का एडिशन देख लेता हूँ। 5th कॉलम हो जाएगा 2pq प्लस 4p²। अब वापस इसमें कॉमन क्या बचा लोग? सर इसमें जो हमारा कॉमन है वो आप इसको ऐसे ही रहने दो, चलो ठीक है। अब हम जाते हैं वेरिएंस का फॉर्मूला में। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है सर? 5th कॉलम, तो 2pq प्लस 4p² माइनस, अरे वाह इतना इजी सम था। 2p का स्क्वायर क्या होता है? 4p², तो फाइनल आंसर 2pq आ गया। समझ गया? समझा ना? वेरिएंस का फॉर्मूला होता है 5th कॉलम माइनस 3rd कॉलम का स्क्वायर। तो 5th कॉलम ये आपका, उसको ऐसे ही लिखने का, इसका स्क्वायर माइनस होता है, तो 2p का स्क्वायर क्या होता है? 4p²। 4p कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? 2pq²। सो 4th का आंसर इज 2pq। समझा ना? 5th, द एक्सपेक्टेड वैल्यू, जब 2 बार डाइस थ्रो करेगा तो जो पहले वाले का आंसर है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देगा। 3.5 इंटू 2 कितना होता है? 7। 6th, गिवन इस PDF आपको f(1) का वैल्यू पूछा है, तो f(1) का वैल्यू आप कैसे करोगे? ध्यान से समझो। सो आपका इंटीग्रेशन होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा? 6th में सॉल्व करके आपको बताता हूँ, यहीं पे ध्यान से देखो 6th वाला। इसका जो इंटीग्रेशन होगा f(1), जब भी f आए ना PDF के अंदर, तो आपको क्या ध्यान रखना है? उसका वैल्यू खत्म कहाँ पे होगा? इधर क्वेश्चन में बोला है 1 पे, तो स्टार्ट कहाँ से होगा? क्वेश्चन का लिमिट -1 है, ऊपर क्या लेने का? 1, और आपका फंक्शन इज x²/3, तो x 1/3 बाहर आ जाएगा। व्हाट इज x² का इंटीग्रेशन? x³/3, इसमें -1 to 1 डालो, ये भी 3 को बाहर लो, 3 3 क्या हो जाएगा? 9, तो 1/9 बाहर आ गया। अब x² पे पहले 1 डालो, तो 1 का क्यूब 1 माइनस ऑफ -1 का क्यूब, ये फॉर्मूला का साइन माइनस होता है, तो फाइनल आंसर आएगा इसका 2/9। क्या आएगा? 2/9। तो कभी भी f पूछा है तो अपर लिमिट वही रहता है जो क्वेश्चन में बोला है, तो f(1) का वैल्यू विल बी सेम इटसेल्फ। सो इसका आंसर विल बी 2/9, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 7th, k/√x आपको दिया है 0 to 4 के लिए, आपको PDF बोला है, तो PDF बोला है तो समझ जाने का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो 7th करते हैं इंटीग्रेशन वाले मेथड से। देखो 7th का आंसर, सो आपको फंक्शन बोला है k/√x, उसका लिमिट दिया है ये लोग ने 0 to 4, तो हम करते हैं यहाँ पर। PDF बोला है तो समझ जाने का इंटीग्रेशन जो भी आएगा k/√x का, वो किसके इक्वल रहेगा? 1 के, और 0 to 4 है ना। अभी क्या करेंगे हम लोग? k को बाहर रखेंगे। व्हाट इज 1/√x का इंटीग्रेशन बच्चा लोग? 2√x, इसमें पुट करना हमको 0 to 4, दिस इज इक्वल टू 1, बराबर है। अब इसमें पहले 4 पुट करेंगे, तो 2√4, व्हाट इज √4? 2, 2 2 ज़ा 4, 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, दिस इज इक्वल टू 1, तो k का वैल्यू 1/4 आ गया आपको। व्हाट इज k का वैल्यू? 1/4। अब आपको ढूंढना क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा है ना ये लोग ने, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का मुझे फॉर्मूला बताओ क्या होता है? सर एक्सपेक्टेड वैल्यू का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा 0 to 4 इंटू x इंटू f(x) dx।
तो 0 to 4 ऐसे रहेगा. व्हाट इज x का वैल्यू? x ही रहता है सर. एफ ऑफ एक्स की जगह पे k/√x dx. अब ये जो x है इसको आप लिख सकते हो √x इंटू √x. तो एक √x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा k√x का इंटीग्रेशन 0 to 4 dx. अब k को बाहर ही रखो. व्हाट इज √x का इंटीग्रेशन बच्चा लोग? x⁻³ अपॉन 3/2 है ना. अब इसमें पुट करना है 0 to 4. तो ये k का वैल्यू हमको क्या मिला था सर? 1/4. ये 3/2 ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा. अब इसमें आप 4 पुट करो. 4⁻³ ये हमने कल भी किया है. इसका वैल्यू सीधा 8 होता है. 4⁻³ इज ऑलवेज 8. अब देखो क्या होगा. 8 2 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12. तो ये आ गया 16/12. दैट इज इक्वल टू 4/3. सो फाइनल आंसर इज 4/3. व्हाट इज इसका आंसर? 4/3. 4/3. समझ गया? तो पहले आपको इंटीग्रेशन की हेल्प से ढूंढना था k का वैल्यू. फिर e ऑफ x का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स. तो आपको ये मिल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. आपको e ऑफ x पूछा है. तो e ऑफ x का फॉर्मूला सबको पता है, np होता है ना. बाइनोमियल लिखा है तो np मतलब 20 इंटू 1/10. व्हाट इज 20 इंटू 1/10? 2. सो e ऑफ x का आंसर इज 2. 9 सम देखो. e ऑफ x m दिया है, v ऑफ x भी m है. जहाँ पे एक्सपेक्टेड वाले और मीन और वेरिएंस दोनों सेम है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं सॉरी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर है एमसीक्यू? हाँ सर. आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अभी भी एमसीक्यू बाकी है. 10 सम पे आओ. 10th वाला देखो सब लोग. सो 10th इज इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू इज ग्रेटर देन मीन वेरिएंस से बड़ा होता है ना. ये कौन बोलता है सर? ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है. तो इसका आंसर बाइनोमियल. समझ गया? हाँ सर. अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स पे. द वैल्यू ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू आर जनरली ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट. डिस्क्रीट वैल्यू का मेजरमेंट से आंसर आता है. द वैल्यू ऑफ कंटिन्यूस. तो ये कंटिन्यूस अगर बोला है तो समझ जाने का वो एस्टिमेशंस होता है. कंटिन्यूस क्या होता है? कंटिन्यूस इज एस्टिमेशंस. तो कंटिन्यूस का याद रखना एस्टिमेशंस होता है. ये भी मेजरमेंट ही आपको याद रखना है. बट एक हाँ दोनों में तो आपको आंसर को मेजर तो करना ही पड़ेगा. ठीक है. थर्ड, x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. तो इसको अपन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं ना. हमने पढ़ा है ना कि इसका टोटल फर्स्ट से लेके लास्ट तक का ऐड करोगे तो हमेशा क्या आएगा? टोटल विल बी 1 इटसेल्फ. क्लियर. फोर्थ, एफ ऑफ एक्स दिया है x-1/3. एक्स का वैल्यू इज 1 2 3 और आपको बोला है एफ ऑफ 4 का. ये तो हमने क्वेश्चन ही किया है. तो एफ ऑफ 4 पे तो ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा. दैट इज इक्वल टू 1 क्योंकि 1 2 3 का ही वैल्यू दिया है. तो फोर्थ स्टेप तक जब वो चढ़ेगा तो 1 2 3 तो ऑलरेडी हो गया रहेगा ना. तो सारे स्टेप चढ़ लिया तो टोटल हमेशा 1 आता है. फिफ्थ का आंसर एफ ऑफ -1. क्या आपका एफ ऑफ -1 ये नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड है ही नहीं ना. तो इसका आंसर 0 होएगा. आता है ना इक्वल टू 0 अदरवाइज. देखो लिखा है यहाँ पे इक्वल टू 0 अदरवाइज. तो क्या -1 है इसके अंदर? नहीं है ना. तो आंसर विल बी 0. नेक्स्ट e ऑफ x. नेक्स्ट देखो आपको क्या बोला है. नेक्स्ट बोला है e ऑफ x इज कंसिडर्ड डैश ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x. तो e ऑफ x को हम लोग कंसिडर करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ये आप एक रट्टा मारना. e ऑफ x को क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ये एक रट्टा मारना आ सकता है. सेंटर ऑफ क्या बोलते हैं इसको? ग्रेविटी. 7, x is a continuous random variable and f of x is this, then integration of -∞ to x, then f of x is called CDF बोलते हैं इसको. तो इसको हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन. क्या बोलने का इसको? डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या CDF भी लिखा पूरा. क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन तो भी चलेगा. इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डैश फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल इट रिमेन्स कांस्टेंट. बच्चा लोग है ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमेशा कांस्टेंट होता है. In binomial distribution, if n is very large and probability of success is very small such that np is equal to m, then जब भी आपका sample size बड़ा हो जाएगा तो आपको Poisson distribution के पास जाना है. जब भी आपका n very large हो जाएगा और सक्सेस का प्रोबेबिलिटी बहुत छोटा हो जाएगा तो आपको किसके पास जाना है? Poisson distribution के पास. नेक्स्ट, अगर k 4/x देखो अगेन वैसे ही क्वेश्चन है. f ऑफ 5 का वैल्यू 1 होगा ना भाई. 1/4 किधर से आएगा? तो ये फॉल्स हो गया. सेकेंड भी वैसे ही दिया है. आपको एफ ऑफ -3 पूछा है. क्या इसके अंदर -3 है? नहीं. तो ये ट्रू है. 0 दिया तो ये ट्रू है. थर्ड, जब भी एक डाइस थ्रो करोगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आएगा? 3.5. ये ट्रू है. फोर्थ हमने अब भी सॉल्व किया था. ई ऑफ एक्स क्या आता है? 2p. हाँ बी किया था. ट्रू आएगा. फिफ्थ वाले का ये आंसर ट्रू है. ये मैंने आपको
पूरा सम सिखाया है, आप इसको याद रखना। ये पूरे सम का ये मैंने कराया है, आप रिवीजन वीडियो में देखना वन शॉट में। इसका आंसर सीधा आता है 2n+1/3। रट्टा मारो ये चीज़। सिक्स क्या बोला आपको, एफ ऑफ एक्स है के एक्स इंटू 1 - x फॉर 0 to 1, अदरवाइज देन के का वैल्यू 12 है। तो ये PDF का सम है। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या करने का, 0 to 1, के को ऐसे रखो, x इंटू 1x, x इंटू x क्या हो जाएगा x² dx, के को, और ये इक्वल टू 1 रहेगा क्योंकि के ढूंढना है। तो के बाहर व्हाट इज x का इंटीग्रेशन, x²/2, व्हाट इज x² का इंटीग्रेशन, x³/3। इसमें आपको 0 to 1 पुट करना और इधर भी 1 है। तो अभी इसमें पहले आप 1 पुट करो तो 1/2 आ जाएगा, -1/3। 0 तो पुट करो ही मत, वो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका k, ये हो जाएगा 3 - 2, तो 1/6 = 1। तो k का वैल्यू 6 आएगा, 12 नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, समझा ना। नेक्स्ट NP ये बोला है n 6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 = प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 है। तो बाइनोमियल है तो सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे करता हूँ 7th वाला। एक मिनट, पेन का इंक खत्म हो गया। 7th वाला देखो, 7th में ना आपको बाइनोमियल का वो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। n प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 = प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बोला है ना, तो NCX वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे तब जाके आपको आएगा। बताता हूँ मेरे को एक बार 7th वाला। 7th में आपको करना क्या है, किसका बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 = प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। सो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चा लोग, ध्यान से देखो। ये बनेगा 6c4 p⁴ q⁴2। यहाँ पे बचेगा आपका 6c2 p⁴2 q⁴4। अब 6c4 निकालो या 6c2 निकालो, आंसर इज वन एंड द सेम। तो ये कैंसिल हो जाएगा। इधर p 4 बार है, इधर 2 बार है, तो 2 बार कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 बार बचेगा। इधर q 2 बार है, इधर 4 बार है, तो q 2 बार कैंसिल हो जाएगा। ये समझा सबको। अब क्या बच गया आपको यहाँ पे सर, यहाँ पे बच गया p² = q²। इसका मतलब होता है p = q, मतलब सक्सेस = फेलियर आता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। दोनों सेम कब होता है, जब दोनों का प्रोबेबिलिटी 50% रहता है, समझा। 8 अगर रैंडम वेरिएबल 1 2 3 n तक का वैल्यूज अज्यूम करें तो उसका प्रोबेबिलिटी n+1/2 होता है। ये भी ट्रू है। देखो यहाँ पे जब भी आपका x का वैल्यूज इज 1 2 3 ... विथ प्रोबेबिलिटी सेम, प्रोबेबिलिटी सबका n है, सबका प्रोबेबिलिटी क्या है, n है। तो आपको पता है x इंटू पी ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, 1 × n, ये 2n, ये 3n, ऐसा ... लास्ट में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। सो व्हाट इज लास्ट वाला क्या हो जाएगा, n इंटू विथ इक्वल प्रोबेबिलिटीज ना, तो सबका प्रोबेबिलिटी इक्वल है, ठीक है। सो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 + 2 + 3 .. अप टू n का फॉर्मूला क्या होता है सर, n × n+1/2, और इसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स करेंगे n, तो इसका फाइनल आंसर भी क्या आएगा, n+1/2। ऐसा भी मैंने आपको सम सिखाया है। जब भी इक्वल प्रोबेबिलिटी रहेगा तो समझ जाने का n+1/2 ही आएगा आंसर। सो 9th भी स्टेटमेंट ट्रू है। 10th में आपको बोला है 1 से लेके 9 का इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ है, तो आंसर आपको तो इसी में डाल दो, n के जगह पे 9, 9 + 1 क्या होता है 10, 10/2 क्या होता है 5। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। समझा क्या ये चीज़। तो इस तरह से हमने सारे चैप्टर्स का मैथ्स 2 का ऑब्जेक्टिव्स कर लिया है। आपको चैप्टर नंबर 8 प्रोबेबिलिटी का बहुत अच्छे से करना है। असाइनमेंट सीक्वेंसिंग के कुछ क्वेश्चंस के ट्रिकी है, वो आपको प्रॉपर्ली करना है। एक बार आप ये पूरा अच्छे से देख लो, जो आपको याद नहीं रहता उसको 2 से 3 बार आप रिवाइज कर लेना, तो आपका पूरा मैथ्स 2 का भी ऑब्जेक्टिव्स कवर अप हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझा? हाँ सर। तो इस तरह से पूरा मैंने आपको मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव्स कवर करवा दिया जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में था। प्लीज़ इस वीडियो को देखना, अपने किसी फ्रेंड को आपको शेयर करना है तो शेयर कर देना, उसको भी हेल्प हो जाएगा इससे। मैं अभी एक सोच रहा हूँ एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन का मैं एक वीडियो बना दूँ लास्ट, फिर मेरे तरफ से पूरा 100% जो भी मेरे को करना था वो मैं कर चुका हूँगा आज शाम तक। कल कोई वीडियो नहीं आएगा, परसों भी कोई वीडियो नहीं आएगा, आज लास्ट वीडियो रहेगा। इसमें मैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपको बता दूंगा। अगर कोई वीडियो आया भी तो मैं सिर्फ आपको पॉइंट सेक्शन रिवाइज करवा के दूंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं, बिकॉज हमने बहुत कुछ कर लिया। अब सिर्फ आप बैठ के पढ़ो और रिवाइज करते रहो। क्लियर? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।